CH11 डिनर टाइम। विजय अपने हाथ में चाकू लिए शारदा के पास जाता है और वहीं बास्केट में रखा सेब लेकर उसके पीस करने लगता है और अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहता है, जानता हूं तुम्हें उस विपुल के लड़के से कितना प्यार है। उसके प्यार में कोई कमी न रहे, इसी वजह से तुमने अपना ऑपरेशन करवाया था ना। हाँ, माना मैंने गलतियां की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो भी पूरी तरह से बेकसूर है। इतने सालों में क्या वो तुमसे मिलने नहीं आ सकता था? जिस तरह तुम उसे चाहती हो, क्या वो भी तुम्हें अपनी मां नहीं मानता? तो फिर तो उसे तुम्हें मिलने आना चाहिए ना। तुम मुझे बुरा बनाकर उसे मासूम साबित करना चाहती हो, पर तुम इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही कि अगर उस लड़के को भी हमसे लगाव होता तो वो इतने साल तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? मैंने उसे घर आने से तो मना नहीं किया था। तुम एक बात अपने मन में बिठा लो शारदा, मैं गलत हूँ और ये मैं मानता हूँ, मुझे अपने सिवा और कुछ नहीं दिखता, पर वो लड़का भी कोई दूध का धूला नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विजय की ये मन को चकराने वाली बातें सुन शारदा अब सोच में पड़ रही थी, कहीं ना कहीं वो उसकी बातों में आने लगी थी। विजय शारदा को इस तरह देख समझ जाता है कि वो उसकी बातों में आने लगी है। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, बेशक तुम मुझे गलत समझो और मैं हूं भी, पर इतने साल से वो लड़का हमसे दूर रहा, तुमसे दूर रहा, तुम जानती ही क्या हो उसके बारे में। हाँ, वो इतने साल बाद यहाँ आया है, पता नहीं किन अंधेरी गलियों में पलकर बड़ा हुआ होगा। सोचना जरूर, खैर मैं तो यही समझ नहीं पा रहा आखिर कि इतने सालों बाद उस लड़के को कौन सी चीज यहाँ खिंच लाई। उद्धरण चिन्ह। इधर ओम अपनी बहनों के साथ बात करते करते थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर अचानक से ही गंभीर भावनाएं साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी वजह यह थी कि उसने अपने अंकल आंटी की बातें सुन ली थी। हाँ, उसके अंदर के बदलावों में से ये भी एक बदलाव था जो वो इतनी दूर से भी उनकी बातें साफ साफ सुन पा रहा था। लेकिन अपने ही चाचा के मुंह से ये बातें सुन वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ ओम भैया, आप क्यों उदास हो गए? सौम्या ओम का चेहरा पढ़ते हुए कहती है, आहा कुछ भी तो नहीं, बस इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ तो थोड़ा बस यूं ही ख्यालों में गम गया था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ओम भैया को कुछ नहीं हुआ। ओम अपने ख्यालों में से बाहर आते हुए कहता है। कुछ ही देर बाद खाना रेडी हो चुका था और सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे थे और खाना खा रहे थे। कुछ देर ओम को देखने के बाद अचानक से बात की शुरुआत करते हुए शारदा ओम से सवाल पूछती है, ओम बेटा, इतने साल तुम्हें कभी अपनी चाची की याद नहीं आई? बेटा मैं समझ नहीं पा रही कि क्यों इतने सालों तक तुमने कभी भी हमसे बात तक नहीं की। इतना कहने के बाद शारदा चाची आगे नहीं बोल पा रही थी। ओम चाची के मन की उलझनों को समझ चुका था। वो एक बार अपने विजय चाचा की ओर देखता है। उसे दिख रहा था कि शारदा की बात सुन विजय थोड़ा खुश दिख रहा था। उसी इस खुशी को देखने के बाद ओम थोड़ा गंभीर होते हुए बोलता है, चाची मुझे माफ करना कि मैं कभी आपसे अब तक न मिलने आया नहीं। मैंने आप लोगों से कोई बात की, लेकिन मेरे बीते कल से आप अनजान है। मैं अपने माँ बाबा के जाने के गम से ही अभी हाल फिलहाल में ही उभरा हूँ। मैं बस नहीं चाहता था कि मेरी नेगेटिव एनर्जी से आप लोगों को कोई इफेक्ट हो। आखिर इस बात की चिंता ही तो चाचा जी को बचपन से सता रही थी। इतना कह ओम अपने चाचा की ओर देखता है। ओम की यह बात विजय को किसी तंज की तरह चुभती है और विजय समझ जाता है कि ओम क्यों अभी तक उसके घर नहीं आ रहा था। उसने जो भी उस दिन उस बुरे आदमी को कहा था वो सारी बातें ओम को गहरी चोट की तरह लगी थी। अपनों के होते हुए भी अनाथों की तरह जीने पर वो मजबूर था और उसके माता पिता के फ्यूनरल पर हुई वो बातें अभी तक उसके मन में चल रही थी। वो आज तक ये बातें नहीं भूला था। विजय ये भी समझ जाता है कि इस बारे में आगे बात करना माहौल को कैसा मोड़ दे सकता है और वो बदलता मोड़ उसी के लिए मुसीबत बन जाता। इसलिए वो बात बदलते हुए कहता है, शारदा, मैं रात को जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे वापस आने में देर लग सकती है, तो मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? अपनी बेटियों की ओर देखकर, और तुम दोनों ये बात याद रखना, कल हमारा काठवानी फैमिली के साथ लंच है, तो जरा अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखना, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। अभी विजय ने इतना कहा ही था कि तभी रिया और सौम्या एक्साइटेड होकर बोल उठती है, क्या ओम भैया भी आ रहे हैं हमारे साथ? प्लीज पापा मना मत करन। उद्धरण चिन्ह। विजय एकदम से ओम के सामने देखता है। उसे पता चल जाता है कि सिर्फ कुछ ही पलों में ओम ने उसके घर के सदस्यों को अपना बना लिया था। उस ओम अपना खाना खा रहा था, उसे एक पल के लिए देख फिर विजय थोड़ा सा नम होते हुए कहता है, हाँ आखिर वो भी तो हमारा फैमिली मेंबर ही है, वो भी आ सकता है। पर ध्यान रहे कोई भी गलती ना हो। काठवानीज इस शहर की पावरफुल फैमिलीज में से एक है। उनका इस शहर में दबदबा चलता है और तुम सब जानते ही हो उनके साथ घर जैसे संबंध बनाने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ता। उनके सामने कोई भी छोटी सी भी गलती मेरे सालों के करियर को तबाह कर सकती है, तो हो सके तो वहां कोई तमाशा ना हो, कह देना इससे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपना खाना खत्म कर जल्दी से उठकर चला जाता है। लेकिन उसकी यह बात सुन खाने के टेबल पर एकदम खामोशी छा गई थी। अब तक ओम से पूछे गए सवाल से शारदा इतना तो समझ चुकी थी कि उसका ओम अभी भी वैसा ही मासूम है जैसा कि वो पहले हुआ करता था। तो विजय के जाने बाद शारदा चाची ओम से प्यार से पूछती है, तुम्हें खाना पसंद आया ओम? मैं तुम्हारी पसंद नहीं जानती थी, तो मैं बस यही बना पाई। उद्धरण चिन्ह। शारदा चाची का सवाल सुन ओम मुस्कुराकर कहता है, चाची मैंने इतने साल अपना गुजारा जैसे तैसे कर लिया। माँ के जाने के बाद आज पहली बार उनके हाथों से बने खाने जैसा खाना खाया है। सच कहूँ तो आज आपको देख वापस से माँ की याद आ गई चाची। उद्धरण चिन्ह। इतना कह ओम वापस से ओम नीचे देख खाना खाने लगता है। शारदा को पता चल चुका था कि यह बात कहते हुए ओम की आंखों में आंसू आ चुके थे। शारदा ओम का दर्द देख पा रही थी। वो उसट कर ओम के पास जाती है और ओम के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है,
तो आज सिर्फ पेट नहीं पर मन भर के खाना खाना बेटा। खाना खाने के बाद सब लोग हॉल में बातें करते बैठे थे। शारदा चाची के मन में अब भी वही सवाल घूम रहे थे। जो सवाल विजय ने उससे पूछे थे वही सवाल वो ओम से पूछना चाहती थी। मौके को देख शरद चाची थोड़ा हिचकिचाते हुए बोल उठती है, ओम अमम, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन बेटा ओम ऐसा क्या हुआ था इतने सालों तक जो तुम्हें रोक रहा था अपनी चाची से मिलने से? आखिर तुम मुझसे मिलने तो कम से कम आ ही सकते थे बेटा। मैं हर रोज तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ, आज भी बेटा तुम मेरे लिए मेरे अपने बेटे हो। मैंने कभी भी तुम्हारा इंतजार करना नहीं छोड़ा बेटा, पर तुम एक बार भी अपनी इस माँ से मिलने नहीं आए। उद्धरण चिन्ह। शारदा चाची की बात सुन ओम थोड़ा गंभीर हो जाता है और नर्म आवाज में बोलता है, चाची क्या लगता है आपको एक 9-10 साल का बच्चा जिसके माँ बाबा अब नहीं रहे वो किसी से क्या चाहता होगा? आखिर माँ बाबा के फ्यूनरल पर जब आखिरी बार चाचा जी से मिला तब तक मैं बेफिक्र था। मैं बस यही सोच रहा था कि शायद चाचा जी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मेरी आंखें चाचा जी से मुझे वहां से ले जाने की भीख मांग रही होगी। लेकिन उस दिन वहां जो हुआ उसने हमेशा के लिए मुझे आपसे दूर कर दिया था। मैं एक डरा सहमा सा लड़का था चाची, जो किसी से हेल्प तो क्या कुछ बोल भी नहीं पता था, और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं कैसे आता यहाँ। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात से शारदा और उसकी बेटियां हैरान थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ओम क्या कह रहा है। ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो ओम उनसे दूर हो गया, वो भी इतने सालों तक? शारदा थोड़ी गंभीर होकर पूछती है, ओम बेटा, बेटा ऐसा क्या हुआ था उस दिन? उद्धरण चिन्ह। CH12 मैं आपके लिए आया हूँ। चाची की बात सुनकर भी ओम कोई जवाब नहीं देता। वो चाची के सामने उसी के पट्टी को बुरा नहीं बनाना चाहता था। तुम बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ था उस दिन? ओम की चुप्पी को समझकर शारदा ओम पर दबाव देते हुए पूछती है, मैं नहीं बता सकता चाची, मैं यहाँ अपने परिवार से मिलने आया हूँ, अपने परिवार को तोड़ने नहीं। आप मुझसे ये सवाल मत पूछिए चाची। उद्धरण चिन्ह। ओम झिझकते हुए कहता है, बेटा उसी दिन ने एक माँ को अपने बेटे से अलग कर दिया। ओम तुम्हें मेरी कसम है, अगर मुझे माँ जैसा मानते हो तो बताओ मुझे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। अपनी आवाज में जोर देते हुए शारदा ओम से कहती है। अब ओम असली मुसीबत में था, लेकिन उससे चाची की कसम मिल चुकी थी जिसका उसे मां रखना ही था। इसीलिए ओम इशारे से रिया और सौम्या की ओर देखता है। शारदा समझ जाती है कि ये बात रिया और सौम्या के सामने नहीं हो सकती। सौम्या बेटा रिया को लेकर कमरे में जाओ, मुझे ओम भैया से कुछ बात करनी है। मैं ओम भैया को अभी तुम दोनों के पास भेजती हूँ, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। ओम का इशारा समझकर शारदा सौम्या से प्यार से कहती है। सौम्या अपनी माँ की बात बिना किसी सवाल के मान लेती है और वहां से रिया को लेकर चली जाती है। फिर उनके जाने के बाद शारदा ओम से कहती है, अब बताओ ओम बेटा क्या हुआ था उस दिन? अब ओम के पास चाची को सब सच सच बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए ओम उस दिन को याद करते हुए चाची से कहता है, चाची उस दिन फ्यूनरल खत्म होने के बाद मेरे पापा के बॉस डॉक्टर रवि प्रसाद ने मेरे दोनों चाचा को मेरी देखभाल के लिए उनके साथ ले जाने के लिए कहा। मनोज चाचा ने अपनी बीवी की वजह से मुझे अपनाने से मना कर दिया और विजय चाचा से मुझे उनके साथ रहने देने के लिए कहा। ओम उदास हो जाता है। मैं वही घर के टेबल के नीचे से उनकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मनोज चाचा की बात सुन तुरंत ही चाचा ने कह दिया कि बिल्कुल नहीं, मैं इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकता, इसका असर मेरे घर पर बुरा पड़ेगा। और कहा कि जो इसके बाप की मौत के लिए जिम्मेदार है उसी को सौंप दीजिए या उन्हें इसका खर्च उठाने बोलिए, पर मेरे पास इस बच्चे के लिए कोई भी जगह नहीं है। इतना कह बिना मुझसे कुछ कहे वो वह से चले गए। ओम ऐसे बोल रहा था मानो धीरे धीरे रो रहा हो, मानो जैसे मैं उनके लिए कुछ था ही नहीं, मानो मैं वहां था ही नहीं। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले गए। और मैं बस अपने दोनों ही चाचाओं को मुझे यूं ही छोड़कर जाते हुए देख रहा था, अपनी किस्मत और आंखों में आंसू लिए बस देखता रहा। उद्धरण चिन्ह। इतना कह ओम फिर रो ही पड़ता है और उसकी बातें सुनकर और उसे रोता देख शारदा भी रोने लगती है। अपने आंसू पोंछकर ओम अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, मैं कभी नहीं चाहता था कि चाचा मुझे अपने घर ले जाए। मैं बस चाहता था कि बस आप लोग मुझसे प्यार से बस मिलने आ जाए, मैं अपने सारे गम घोल पी जाता। लेकिन जब जब उन्होंने कहा कि मैं उनकी फैमिली पर अफेक्ट करूंगा, मेरे दिल के अंदर मानो मानो किसी ने अंदर से भाले भूखे हो ऐसा दर्द हुआ। उसके बाद भी मैं दिन रात घर के दरवाजे पर बैठ रहता। मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि मेरा अपना कोई आएगा मुझे लेने। मैं बस इंतजार करता रहता आपका, माँ बाबा के आने का। चाची मेरी वो उम्र नहीं थी ये सब झेलने की, मेरी उम्र नहीं थी अकेले रहने की। मैं इतने साल अकेले जिया बिना किसी अपने के, बिना किसी सहारे के, पर मैंने उम्मीद नहीं खोई, मैंने हार नहीं मानी कभी भी। मैं किसी भी इंसान से बात तक नहीं कर पाता था, पर अंदर से किसी अपने की तलाश में खोया रहता था, पर नहीं मिला मुझे कोई। मैं ऐसे ऐसे हालात से गुजरा हूँ आप सोच नहीं सकती चाची। फिर एक दिन मैं अपनी उम्मीद और हिम्मत दोनों हार गया। मैं जिंदगी से हार गया और बिना कुछ सोचे समझे कुछ जाने मैंने एक बड़ी सी चट्टान से समंदर से पानी में गया अपनी जान देने के लिए। शारदा चाची ओम को देखती रहती है, उनकी आंखें डर की वजह से बड़ी हो गई थी। उनके मुंह से एक हल्की सी चीख तक निकल जाती है, पर मर नहीं पाया। कोशिश पूरी थी पर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। उद्धरण चिन्ह। ओम की ये बातें सुन शारदा चाची रोते हुए ओम को कहती है, बेटा अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो क्या जवाब देती? मैं खुद को, भगवान को, तुम्हारी खबर तक नहीं आती इस घर में। उद्धरण चिन्ह। ओम चाची की बात को सुनकर आगे बोलता है, चाची पर जब मैं जिंदा बच गया
तो मुझे लगा मुझे एक नया जीवन मिला, मुझे लगा मुझे सब बदलने के लिए एक दूसरा मौका मिल, तो सबसे पहले आपका ख्याल आया और मैं खुद को रोक नहीं पाया, पिछला सब भुला के चाचा के पास आ गया और अब आपके सामने हूँ। चाची, जब अस्पताल में चाचा के पास गया तब मैंने एक ही बात सोची थी कि पास्ट में जो भी हुआ हो, अब इस दूसरे मौके में मुझे सब वापस चाहिए। इसीलिए मैं आया आपके लिए, अपने परिवार के लिए। शायद अब आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इतना कह लाल चेहरे और आंसू भरी आंखों के साथ ओम अपनी चाची को देखता है। ओम की बातें सुन उस वक्त शारदा के मन में चल रहे सारे सवाल अब ओझल हो गए थे। उसकी ओम के लिए ममता फिर से जाग चुकी थी। उसे ओम की अब तक की हालत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो ओम को गले लगा लेती है और जोर से रोते हुए कहती है, मुझे माफ करना ओम बेटा, अपनी इस नादान चाची को माफ कर देना, कहीं ना कहीं मुझसे भी भूल हुई है। माफ करना बेटा, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी माँ की, मैं वहां नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी तुम्हें अपने परिवार से अलग नहीं कर सकता। मैं बात करूंगी तुम्हारे चाचा से। उद्धरण चिन्ह। ओम भी शारदा को गले लगते हुए रोने लगता है। आखिर कई सालों बाद उसे माँ की ममता वापस मिली थी। चाची की बात सुन ओम अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं चाची, मैं नहीं चाहता आपके और चाचा के बीच कुछ भी गलत हो। आप बस अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। उद्धरण चिन्ह। शारदा ओम को समझाते हुए कहती है, नहीं ओम बेटा, तुम हर खुशी के हकदार हो, मैं बात करूंगी ना तुम्हारे चाचा से। उद्धरण चिन्ह। ओम हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं चाची, आप जानती है बाद में क्या होगा। मुझे यकीन है उनके अंदर बचे मेरे चाचा एक दिन जरूर बाहर आएंगे, पर तब तक आप चुप ही रहेंगी, आप वादा कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन शारदा चुप रह जाती है। वो भी तो विजय को अच्छे से जानती थी कि विजय किसी की भी बात सुनने वालों में से नहीं था। ओम अपनी चाची को बोलता है, चाची पक्का मैं आपको अब छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर आप वादा कीजिए आप पहले की तरह ही चाचा के साथ खुशी से रहेंगी। उद्धरण चिन्ह। शारदा अब भी मानने को तैयार नहीं थी। वो बोलती है, नहीं ओम, उन्हें अपने घमंड को भूलकर अपनी सच्ची खुशी को देखना होगा। तुम मुझे ऐसा करने से मत रोको बेटा, वरना तुम्हें वापस अकेले ही रहना होगा, जो अब मैं हरगिज नहीं चाहती। उद्धरण चिन्ह। ओम अपनी चाची का हाथ पकड़कर बहुत ही नरमी से कहता है, लेकिन क्या आप चाहती है कि मेरी वजह से आप दोनों में दरारें आए और जो उन्होंने कहा था वो सच हो जाए? आखिर मैं यहाँ आपको खुश देखने आया हूँ, ना कि लड़वाने। उद्धरण चिन्ह। अब ओम की बात का असर सीधा चाची के दिमाग पर हुआ था। ओम की बात को समझते हुए वो कहती है, कितने साफ दिल के बच्चे हो तुम ओम, अपने चाचा के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुम उन्हें खुश देखना चाहते हो। काश तुम्हारे चाचा भी तुमसे कुछ सीखते। गहरी सांस लेते हुए, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे चाचा से कुछ नहीं बोलूंगी बस, पर तुम वादा करो तुम अब से हर 15 दिन में एक बार हमसे मिलने आओगे, जब तक इस शहर में हो। उद्धरण चिन्ह। ओम मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है मेरी प्यारी चाची, वादा करता हूँ बस। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों हंसते हैं। चलो अब सो जाओ, कल तुम्हें सज धज के लंच पे भी तो आना है, जाओ और अच्छे से सो जाना, ठीक है? शारदा ओम से मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है चाची, गुड नाइट, आप भी अच्छे से सोइएगा। ओम भी चाची से गुड नाइट कहकर सोने के रूम की ओर जाने लगता है। गुड नाइट बेटा। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह। शारदा भी सोफे पर सब ठीक करते हुए कहती है। तभी घर का दरवाजा खुलता है और विजय भी अंदर आ जाता है। विजय को देख शारदा के मन में बहुत गुस्सा आ जाता है। शारदा अपनी जगह से एकदम से खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर ओम पर पड़ती है और उसे ओम से किया अपना वादा याद आ जाता है। ओम की वजह से शारदा अपने गुस्से को पी जाती है। ओम फिर विजय की ओर देखता है और उसे भी विश करते हुए प्यार से कहता है, गुड नाइट अंकल। विजय ओम की ओर देखता है और अपने घमंडी आवाज में कहता है, हाँ हाँ गुड नाइट। फिर वो भी अपने बेडरूम की ओर जाता है। तभी उसके मन में ओम ने अपनी चाची से कही बातें गूंजने लगती है, क्योंकि जब ओम अपनी आप बीती की बात करते करते रो पड़ा था, तभी विजय दरवाजे पर आ गया था और उसने उन दोनों के बीच हुई सभी बातें सुन ली थी। वही सोचते सोचते वह अपने बेडरूम की ओर आगे बढ़ता है। CH13 सुप्रिया और काठवानीज। संडे आफ्टरनून। ओम अपने चाचा के परिवार के साथ शहर की एक वेब होटल में काठवानी फैमिली के साथ लंच पर जाता है। ओम जब तक अपने चाचा के साथ वहां पहुंचा तो वो देखता है कि होटल के उस बड़े हॉल में काठवानी फैमिली पहले से ही मौजूद थी। ओम फिर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपनी चाची के बगल में जाकर बैठा जाता है। सभी लोग अपनी 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 बातों में मशगूल थे। ओम उस वक्त वहां आए काठवानी फैमिली को नोटिस कर रहा था। काठवानी फैमिली उस शहर की पावरफुल फैमिलीज में आते थे। वो वक्त ऐसा था जहां सरकार के अलावा पावरफुल फैमिलीज का जाट शहरों पर दबदबा था। लोग ऐसी फैमिलीज के साथ रिश्ते बनाने के लिए कुछ भी करते थे। अगर आप किसी पावरफुल फैमिली से हैं या आप किसी पावरफुल फैमिली से संबंध रखते हैं तो उस जगह आपका सिक्का चलेगा। विजय भी अपनी ठाठ जमाने के लिए कई सालों से काठवानी फैमिली के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वो लोग हर महीने ऐसी मीटिंग्स किया करते थे जिससे कि उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत हो, पर उसके बावजूद कठवानीज से इतने सालों की पहचान रखते हुए भी कठवानीज के साथ विजय का कोई बहुत खास रिश्ता नहीं था। वहां आए हुए काठवानीज में उस शहर के बिजनेस आइकॉन मिस्टर दिलीप काठवानी, उनकी वाइफ प्रिया काठवानी और उनके 2 बच्चे अभय और सुप्रिया काठवानी मौजूद थे। अभय और सुप्रिया दोनों ही उम्र में तकरीबन ओम के जीतने ही लग रहे थे। यूं तो वो लोग बहुत ही शांत लोग थे, पर उनका रुतबा बादशाहों वाला था, क्योंकि वे होटल के उस प्राइवेट रूम में सभी और बॉडीगार्ड तैनात किए हुए थे। ओम की निगाहें काठवानीज के हर एक मोमेंट्स को ऑब्जर्व कर रही थी।
वही दूसरी ओर बाकी सब एक दूसरे से बातें करने में मशगूल थे। लेकिन वो सिर्फ ऊपर ऊपर से मिस्टर काठवानी की नजर जब से ओम विजय के साथ उस हॉल में आया था, तब से ही ओम को स्कैन कर रही थी। आखिर दिलीप एक बिजनेसमैन था, उसके अंदर लोगों को पहचानने की एक अलग ही खूबी होती है। लेकिन वहां कोई और भी था जिसकी निगाहें ओम से हटने का नाम नहीं ले रही थी। और वो थी दिलीप की बेटी सुप्रिया, जो चाहकर भी अपनी निगाहें ओम से नहीं हटा पा रही थी। उसकी पॉजिटिव एनर्जी और उसकी हर ओर घूमती एट्रैक्टिव आंखें सुप्रिया को उसकी ओर खींच रही थी। और ऐसा सिर्फ सुप्रिया के साथ ही नहीं, पर उसकी मां मिसेस प्रिया काठवानी के साथ भी हो रहा था। वो भी ओम की अपनी ओर खींचने वाली पॉजिटिव वाइब से अपनी नजरें बार बार ओम की तरफ टिका रही थी। उन दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो क्यूरियस है ओम के बारे में जानने को, और इस बात को मिस्टर काठवानी के साथ बातें कर रहा विजय नोटिस कर लेता है। कुछ देर बाद मिस्टर काठवानी और अभय की निगाहों में भी अनजान ओम बार बार आने लगा था। आखिर काठवानी जो ओम से बिल्कुल अनजान जो थे। कुछ पल बाद मिस्टर काठवानी विजय से पूछते हैं, मिस्टर विजय, इस यंग मैन से तो आपने हमारा परिचय करवाया ही नहीं, क्या आप बताएंगे नहीं कि ये नौजवान लड़का कौन है? अरे भाई, हमारा परिचय तो करवाए। अपने पति की पहल को देख अब मिसेस काठवानी भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए क्यूरियस होते हुए कहती है, हाँ मिसेस आहूजा, कौन है ये लड़का? आज से पहले कभी इसे यहाँ पर देखा नहीं आपके साथ हमने। उद्धरण चिन्ह। विजय थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए ओम की ओर देखता है, फिर मिस्टर काठवानी के सामने देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, जी मिस्टर काठवानी, ये उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी विजय आगे कुछ बोलत की उससे पहले ही शारदा जल्दी से जवाब देते हुए कहती है, जी प्रिय जी, वो हमारा भतीजा है ओम, इनके स्वर्गस्थ बड़े भाई विपुल आहूजा और वीना आहूजा का बेटा। उद्धरण चिन्ह। शारदा की बात सुन मिस्टर काठवानी थोड़े शॉक होते हुए कहते हैं, ओह, तुम वाकई विपुल आहूजा के बेटे हो, वही महान बायोलॉजिस्ट जो अचानक ही रहस्यमय तरीके से चल बसे। उद्धरण चिन्ह। काठवानी के मुंह से अपने बड़े भाई का नाम सुनते ही विजय नीचे देखने लगता है, लेकिन उनकी बात सुन ओम मुस्कुराकर जवाब देता है, जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मेरा नाम ओम है। शुक्रिया मेरे पापा की तारीफ करने के लिए, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई सर। उद्धरण चिन्ह। ओम को इतने विनम्र तरीके से बात करते देख फिर मिस्टर काठवानी खुश होते हुए आगे बोलते हैं, बेटा, तुम्हारे पिता एक बहुत ही भले इंसान थे, तुम में उन्हीं की छाप नजर आती है, तुम बहुत आकर्षित कर लेते हो अपने सामने वाले को, और हाँ, मुझे दुख है तुम्हारे माता पिता के लिए, माफ करना बेटा मुझे तुम्हें उनके बारे में याद दिलवाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ओम शांति से जवाब देता है, जी शुक्रिया, और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उनके बारे में सुनना अच्छा लगता है। उद्धरण चिन्ह। फिर मिस्टर काठवानी अपने बेटे और बेटी को ओम से परिचय करवाते हुए कहता है, ये मेरा बड़ा बेटा है अभय, और ये उसकी बहन सुप्रिया है। उद्धरण चिन्ह। अभय स्वभाव से बिल्कुल शांत और सबसे आसानी से घुल मिल जाने वाला इंसान था। सुप्रिया और अभय दोनों को ही अपने बाप से विरासत में इंसान को पहचानने की खूबी मिलती है। आमतौर पे अभय किसी भी इंसान को उसके बर्ताव से आसानी से पहचान लेता था कि सामने वाला इंसान भरोसे के लायक है या नहीं, अच्छा है या नहीं। ओम के स्वभाव और चेहरे से अभय समझ गया था कि ओम एक अच्छा आदमी है, और अपने पापा के उसको परिचय दिलवाने के बाद उसे पता चल चुका था कि ओम दोस्त बनाने के काबिल है। आमतौर पे वो जनता था कि उसके पापा किसी से भी उसका परिचय यूं ही नहीं करवाते थे। इस तरफ सुप्रिया तो मानो ओम को अपनी निगाहों में बसा चुकी थी। वो बार बार ओम को देखे जा रही थी। उसके मन में मानो ओम ने घर बस लिया हो। उस समय तक तो भारत भी अब विदेशी परंपरा अपनाने लगा था। अब माता पिता अपने बच्चों को पूरी आजादी देते थे अपने फैसलों को खुद लेने की, और काठवानी जैसी फैमिली के बच्चे तो पहले से ही सबसे ज्यादा एडवांस होते थे। सुप्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो मुस्कुराते हुए ओम से कहती है, मिस्टर ओम, आपकी पर्सनैलिटी बहुत एट्रैक्टिव है, किसी को भी आपकी ओर आसानी से आकर्षित कर लेती है। ऐसी बड़ी खूबी बहुत कम लोगों में होती है। उद्धरण चिन्ह। सुप्रिया की बात सुन अभय अपनी ड्रिंक नीचे रख तुरंत ही कहता है, अब तो मुझे भी लगता है आप वाकई में बहुत आकर्षित है, क्योंकि मेरी बहन से हर किसी को ऐसा कॉम्प्लीमेंट नसीब नहीं होता। मैं आपके बारे में और जानना पसंद करूंगा, वैसे आप करते क्या है मिस्टर ओम? उद्धरण चिन्ह। ओम मुस्कुराकर कहता है, वेल थैंक यू मिस सुप्रिया कॉम्प्लीमेंट के लिए, और सर मैं फिलहाल कुछ भी नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। ओम की यह बात सुन विजय अब चुपके से हंस देता है। अभय क्यूरियस होते हुए कहता है, ओह, वाकई मैं समझ नहीं पाया कि क्यों आप जैसा आदमी बेरोजगार है। उद्धरण चिन्ह। अभी की बात सुन ओम शांति से जवाब देता है, मिस्टर अभय, मैं बेरोजगार हूं क्योंकि मुझे कोई नौकरी मिली ही नहीं, हालांकि मैंने कभी कोई जॉब ढूंढी भी नहीं, पर जल्द ही कोई जॉब ढूंढ लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ओम की सीधी बात सुन अभय मुस्कुराते हुए कहता है, वेल मैं आशा करता हूँ आपको जल्द ही कोई बेहतरीन जॉब मिले। उद्धरण चिन्ह। ओम और अभय की बात पर मिस्टर काठवानी पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। उन्हें ओम में कुछ खास नजर आ रहा था, लेकिन तभी अभय की प्लेट खाली देख विजय अपने हाथों में टेबल पर रखे रसगुल्ले लेता है और अभय की ओर जाते हुए कहता है, अरे अभय बेटा, तुम्हारी प्लेट तो एकदम खाली है, ये लो ये रसगुल्ले खाओ, तुम्हारी उम्र के लड़कों को हमेशा ही अपने खाने पर अच्छा ध्यान देना चाहिए। लाओ आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलता हूँ, आखिर तुम्हारा अंकल ही तो हूँ मैं। क्यों काठवानी साहब, सही कहा ना? उद्धरण चिन्ह। काठवानी साहब हंसते हुए और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। इतना कह विजय पूरा रसगुल्ला अभय के मुंह में डाल देता है और अपनी जगह पे हंसते हुए आके बैठ जाता है।
रसगुल्ला खाने के बाद अभय अपना मुंह साफ करते हुए ओम से कहता है, मिस्टर ओम, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी कंपनी आपको एज अ जूनियर प्रोडक्ट प्रमोटर के लिए जॉब पर रखना रेफर कर सकती है, लेकिन देखिए अगर आप चाहे तो। उद्धरण चिन्ह। अभय के मुंह से यह बात सुन विजय की मानो बोलती ही बंद हो चुकी थी, वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन अभय बेटा, ऐसे अचानक से ये जॉब ऑफर आखिर अचानक क्यों? पहले आप लोग एक दूसरे को जान तो लो ठीक से, और ओम भी तो अभी सबको अच्छे से जनता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विजय की बात सुन अभय उसे समझाते हुए एकदम शांति से कहता है, देखिए मिस्टर विजय, यह अचानक नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, मैं ऐसे ही तो जॉब नहीं ना बांटता फिरूंगा ना। मैंने ओम को परखा है, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन का कॉम्प्लीमेंट उस चीज का एग्जाम्पल है। मेरे पापा ने खुद मिस्टर ओम का परिचय मुझसे करवाया, तो वो भी कोई आम बात नहीं है। और मिस्टर ओम का बिहेवियर किसी का भी मन मोह ले ऐसा है, और यह सभी चीजें एक मॉडल बनने के लिए काफी है। और मॉडल बनने से अच्छा वो सीधे हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रमोटर बन जाए, और ऊपर से आपका भतीजा है। क्या कहते हैं आप मिस्टर ओम? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर कठवानी भी अभय की बात को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं, नाइस ऑब्जर्वेशन अभय बेटा, आई लाइक योर चॉइस, वेरी गुड। तो क्या कहते हैं आप मिस्टर आहूजा? काठवानीज के मुंह से यह सब सुन विजय से अब रहा ना ही गया। उसे याद आ गया कि जिस तरह ओम के बाप को सभी पसंद कर रहे थे, बस उसी तरह ओम भी उसी के रास्ते में आ गया था। वो भी मिस्टर काठवानी की नजरों में भाग गया था। जब से वह लोग यहाँ आए थे बस सब ओम से ही बातें कर रहे थे। ये सब देख विजय खुद पर से काबू खो बैठता है और गुस्से से अपनी जगह पर ही बैठे बैठे ओम से कहता है, निकल जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। उद्धरण चिन्ह। अचानक से विजय का ऐसा बर्ताव देख सब शॉक्ड हो जाते हैं। CH14 रंग में भंग। मैंने कहा निकाल जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं देता तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। विजय गुस्से से टेबल पर अपने हाथ पछाड़ते हुए उठकर कहता है। तभी शारदा थोड़ा डरते हुए विजय को शांत करते हुए कहती है, बस कीजिए, आखिर क्या हुआ ऐसा जो आप इसे इस तरह से बोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विजय शारदा की ओर देख गुस्से से कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचा हूं और सिर्फ एक मीटिंग में इस बच्चे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। इसीलिए मैं ना चाहता था कि ये मनहूस मेरे साथ मेरे घर में रहे, इसीलिए मैंने इसे उस दिन वही छोड़ के आ गया था। मिल गया तुम्हें जवाब, पता चल गया तुम्हें कि क्यों मैं उसे उसकी हालात पर छोड़ आया था। मिल गई तुम्हें तसल्ली इस जवाब से। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर विजय शांत हो जाए, कोई बात नहीं, वो आप ही का तो भतीजा है, आखिर आपको तो उसके लिए खुश होना चाहिए। उसे अभय यूं ही ऑफर नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं तो हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पर प्लीज कूल डाउन, यह कोई इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है। उद्धरण। मिस्टर काठवानी माहौल को शांत करते हुए कहते हैं, आप भी ऐसे निकलेंगे सर, मैंने सोच भी नहीं था सर, इतने सालों से हमारी दोस्ती है, आपने कभी मुझे तो कोई इस तरह का ऑफर नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। विजय अपना फ्रस्ट्रेशन निकलते हुए मिस्टर काठवानी से कहता है, और सिर्फ आधे घंटे पहले आपसे मिले इस इंसान को अपने इतनी बड़ा ऑफर यूं ही दे दी? आखिर आप जानते ही क्या है इस गली के कीड़े के बारे में? उद्धरण चिन्ह। विजय गुस्से से ओम की ओर देखते हुए कहता है, उस वक्त ओम बस बिना कुछ हाव भाव के यूं ही शांत बैठ हुआ था अपनी जगह पर। बस अब बहुत हुआ, अब उसे ये जॉब इसलिए मिली क्योंकि इसका दिल साफ, उसमें काबिलियत है, उससे मिलने वाले लोग ये सब देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी इस झूठी शान भरी आंखों से नहीं देख सकते। वो आपकी तरह अपना फायदा सोचकर बातें नहीं करता किसी से। उद्धरण चिन्ह। शारदा भी अब खुद को रोक नहीं पाती, वो बोल उठती है, उसे आपकी तरह बस अपने बारे में सोचना नहीं आता, वो आपके पास आया सब कुछ भुला के जो आपने उसके साथ इतने सालों तक किया, क्योंकि आप उसका परिवार हो। उसे आपकी जरूरत नहीं है, पर वो अपने चाचा चाची के लिए आया क्योंकि वो परिवार में मानता है। उद्धरण चिन्ह। फिर एक गहरी सांस लेके शारदा कहती है, अब बस बहुत हो गया आपका। वो मानता है कि कभी ना कभी आप बदलेंगे, पर मैं अब जान चुकी हूँ ये चीज इस जन्म में तो मुश्किल है। अगर उसको यहाँ से निकालना है तो साथ में मैं, सौम्या और रिया भी ओम के साथ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। विजय शारदा की बात को अनसुना कर गुस्से से कहता है, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप अपनी जगह पर बैठो, समझी? उद्धरण चिन्ह। अब ओम से रहा नहीं जाता, वो अपनी जगह से उठते हुए बोलता है, बस हुआ चाचा जी, मैं आप लोगों को खुश देखने आया था, झगड़ा करवाने नहीं, पर मैं भूल गया था आप कभी नहीं बदल सकते। चाची आप शांत हो जाए, आखिर मेरी यहाँ जरूरत ही क्या थी? क्या आप चाहती थी मैं आपसे मिलने आता और ये सब देखता? प्लीज मेरी वजह से लड़ना बंद कीजिए आप लोग। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन शारदा आवाज में जोर देकर बोलती है, नहीं ओम, अगर तुम आज यहाँ से जाते हो तो हम भी जाएंगे। फिर विजय की ओर देखकर, अब मैं आपसे आखिरी बार पूछती हूँ, वो रह सकता है या नहीं? वो रह सकता है या नहीं? अचानक से रूम के दरवाजे की ओर से किसी आदमी की आवाज आती है और सभी लोग उस ओर देखते हैं। दरवाजे पर मेयर और उसका बेटा आयुष खड़े थे, जिसका कल ही ओम ने इलाज किया था। मेयर की नजर विजय की ओर थी और उसके चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। मेयर को देख सब खड़े हो जाते हैं। मेयर विजय के सामने आते हैं और बोलते हैं, तो मैंने पूछा क्या वो रह सकता है या नहीं? विजय को समझ आ गया था कि अब उसकी नहीं चलने वाली, वो अपना मुंह नीचे कर लेता है। इस तरफ मेयर को ओम के लिए बोलते हुए देख सब लोग हैरान थे। मेयर अपनी बात आगे बढ़ाता है, आखिर मैं तुम्हें नहीं पा रहा हूं डॉक्टर, क्यों तुम इस लड़के से इतनी नफरत करते हो? क्या भूल चुके तुम कल की बात? हाँ, कि उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। भूल गए क्या तुम? हाँ,
मेरे बेटे की जान के बदले मैं उसे सब देने को तैयार था, पर उसने क्या कहा भूल गए हो तुम? बल्कि तुम्हारी जान बख्शने के लिए कहा। क्या ये सब याद नहीं है तुम्हें? आखिर किस तरह के इंसान हो तुम भाई? मेयर की बात सुन शारदा चौंकते हुए मेयर से पूछती है, सर आखिर आप ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ था कल? उद्धरण चिन्ह। मेयर शारदा का सवाल सुन के हैरान थे। वो विजय को देखते हुए थोड़ा गुस्से से कहते हैं, ओह तो तुमने घर पर कुछ नहीं बताया क्यों? क्यों सच बत आने में शर्म आएगी? हाँ सुनिए मोहतरमा, आपके पति पिछले कई दिनों से मेरे बेटे आयुष का इलाज कर रहे थे और कुछ गलत दवाइयां खिलाने की वजह से आयुष की तबीयत काफी बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी और आपके पति के बेहतरीन इलाज के बाद भी मेरा बेटा मानो मर सा ही गया था और उस बात के दुख और गुस्से में आकर मैं भी मिस्टर विजय का गला पकड़ के उसे मार ही देने वाला था कि तब आखिरी मौके पर इस नौजवान बच्चे आकर अपने चमत्कारिक इलाज से ने मेरे बेटे को कुछ ही पल में ठीक कर दिया। फिर जब मेरे बेटे को वापस पाने की खुशी में मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए तो उसने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए और कहा कि बस मेरे चाचा को छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मेयर की बात सुन सब लोग पूरी तरह से हैरान थे। मेयर फिर विजय से कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम कैसे इंसान हो यार। तुम्हारी जान इस बच्चे की वजह से बिल्कुल सही है, मैं सच बात रहा हूँ कसम से, अगर कल वो ना होता तो उसे आज यहाँ से निकालने के लिए तुम भी ना होते। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो ओम जैसा भतीजा है तुम्हारे पास, जो तुम लोगों को इतना प्यार करता है, तुम्हारी इतनी परवाह करता है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों तुम इससे नफरत करते हो, उसके इतना सब करने के बावजूद तुम्हारा उसके लिए ऐसा बर्ताव क्यों? अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतना कीमती भतीजा है जो सिर्फ गुणवान ही नहीं पर काबिलियत से भरपूर और विनम्र है। आखिर आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे जवान बच्चे? और तुम हो कि अपने ही भतीजे की काबिलियत से जलते हो और वो भी इतनी कम उम्र के लड़के से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम पे गुस्सा करना चाहिए या तरस खाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अब तक एकदम मौन ओम अब थोड़ा तेजी से बोलता है, प्लीज मेयर सर बस कीजिए, ये हमारे घर का मामला है, मेरे चाचा को कुछ भी कहने का हक आप लोगों को नहीं है, और बात रही कल की तो आप और मैं दोनों अच्छी तरह से जानते ही है कि मेरे चाचा कमाल के डॉक्टर है, तभी आपका बेटा इतने दिनों तक सरवाइव कर पाया। आप भी जानते हैं कि आपके बेटे की दवाइयां किसी ने बदल कर दी थी। तो क्या आप मेहरबानी कर मेरे चाचा से इस तरह से बात करना बंद करेंगे? क्योंकि ये हमारा घर का मसला है। मुझे इस बात का कोई बतंगड़ नहीं बनाना, तो प्लीज बस कीजिए ये सब अब। उद्धरण चिन्ह। ओम की इस तरह की बात सुन मेयर ओम को देख हैरानी से हंसते हुए बोलते हैं, आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम दोनों चाचा भतीजा? ये इंसान है कि जो तुम्हारे लिए एक शब्द अच्छा सुनने तक को तैयार नहीं, चाहे कितना भी अच्छा तुम इसके लिए बन लो, और एक तुम हो जो इस इंसान ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की फिर भी तुम उसके लिए बोल रहे हो, उसे अच्छा बना रहे हो। वाकई तुम सबसे अलग हो ओम। कमाल हो बेटे तुम। शायद विजय तुम इसे समझ पाओ, मैं बस यही कह सकता हूँ तुम्हारे लिए। उद्धरण चिन्ह। अभी वहां यही बातें चल रही थी कि तभी वहां अचानक से 10-12 लोग अपने हाथों में बंदूक लिए उस प्राइवेट हॉल में भागते हुए आ जाते हैं और वहां मौजूद लोगों को घेर कर उन पर अपनी बंदूक तान के खड़े रह जाते हैं। सभी लोग अचानक से ये देख हैरान रह जाते हैं। उन लोगों ने जाने का दरवाजा भी ब्लॉक कर दिया था कि जिससे वहां से कोई भाग ना पाए। सभी लोग पहले से इतने झटकों से चौंके हुए थे, लेकिन ये हथियारों से भर झटका देख वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी लोग जल्दी से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। औरतें और लड़कियां तो अचानक से ये देख घबराते हुए रोने जैसी ही हो गई थी। कुछ ही देर बाद एक शूट बूट पहना आदमी दरवाजे से सिगरेट पीते हुए अंदर आता है। अंदर आते हुए वो आदमी सब लोगों की ओर देख मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है, वेल वेल देखो तो जरा, ये तो खाने के साथ स्वीट डिश भी मिल गई, अब इसे कहते हैं न जैकपॉट। पापा खुश हो जाएगा आज तो। उद्धरण चिन्ह। मेयर उस आदमी को पहचानते हुए गुस्से से कहता है, जैक तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या हरकत है? आखिर क्या अपनी जिंदगी तुम्हें प्यारी नहीं है? क्या तुम जानते नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा? हाँ। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर काठवानी भी मेयर का साथ देते हुए बोल उठता है, तुम तो हमारे बिजनेस राइवल उस सिंघानिया के बेटे हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वो आदमी मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखकर कहता है, हाँ बिल्कुल सही पहचाना तुमने काठवानी। और मेयर माफ करना, तेरी मौत इतनी जल्दी नहीं आनी थी, पर क्या करे, तुझे गलत वक्त पर गलत जगह पर आने का बड़ा शौक है जो तू यहाँ आ गया है, तो तुझे और इन सबको जो गलत वक्त पर यहाँ मौजूद है उन्हें मैं बोनस के तौर पर मारूंगा, ठीक है? अब खुश? उद्धरण चिन्ह। मेयर हैरानी के साथ काठवानी की ओर देखते हैं। छोटे ओए बोलता है, काठवानी ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मिस्टर काठवानी कुछ सोचते हुए बोलते हैं, सर कुछ दिनों पहले मैंने इसके बाप को मेरा बिजनेस उसके नाम करने से साफ इनकार कर दिया था, तो मुझे लगता है शायद इसीलिए वो ये उस काम को पूरा करने आया है मुझे मारकर। उद्धरण चिन्ह। जैक खुश होते हुए चिल्लाता है, ब्रावो काठवानी ब्रावो, क्या सही गैस किया रे तूने, कमाल है, बहुत बढ़िया, अब मैं तुझे आसान मौत दूंगा, ठीक है? तू भी खुश? और मेयर तुझे भी मरना होगा, क्योंकि मेरे बाप के कई कामों में तू हमेशा रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ा होता है। मेरे बाप के खिलाफ जाने की तेरे अंदर एक अलग ही चूल है, लेकिन सोच नहीं था इतनी जल्दी मरेगा तू। हाँ पता था तेरा भी नंबर आएगा, पर वक्त से पहले आ गया। तो अब किसी को कुछ कहना है मरने से पहले, क्योंकि मरने के बाद लाशें बोलती नहीं। उद्धरण चिन्ह। मरने की बात सुन सब एक दूसरे को डर के मारे देखने लगते हैं। औरतों और लड़कियों का तो ये सारे झटके देख डर के मारे हाल ही बुरा था। उनकी क्या, सभी लोगों की हालत इस वक्त बुरी थी। जैक नाम की यह मुसीबत किसी के सोचे बिना ही आ गई थी। कुछ देर बाद जैक फिर अपने खूंखार अंदाज में बोलता है,
गुड, तो जेंटलमैन हैप्पी डेथ डे आप सभी को। अब अपने भगवान का नाम लो और तैयार हो जाओ मरने के लिए। सो कमोन बॉयज, खून की नदियां बहा दो मेरे 3 गिनने पर, ओके? 3, 2 एंड 1। CH15 एक्शन टाइम। 3, 2 और 1। जैक अपनी गिनती पूरी करता है। हे 1 मिनट, मुझे कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद लोगों में से किसी की आवाज आती है। जैक उस इंसान को ढूंढते हुए कहता है, कौन है बे, सामने आ। उद्धरण चिन्ह। उन लोगों में से एक लड़का सबसे आगे आता है। सभी लोग उसे देख चौंक से जाते हैं, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं लेकिन ओम था। ओम को इस तरह आगे बढ़ते देख शारदा घबराते हुए उससे कहती है, ओम बेटा अपनी जगह पर ही रहो, वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें उनके हाथ में हथियार नहीं दिख रहे क्या? जल्दी इधर आ जाओ बेटा। उद्धरण चिन्ह। ओम अपनी चाची की ओर देख मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं चाची, मैं बस कुछ पूछना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। जैक ओम का चेहरा पकड़ अपनी तरफ घूमते हुए पूछता है, क्या पूछना है बे तुझे? जल्दी बोल, मौत को इंतजार नहीं करवाते समझा? या हीरो बनने का ख्याल है तेरे मन में हम? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन ओम मुस्कुराकर कहता है, बस इतना ही पूछना है कि आपने अपना इंश्योरेंस तो करवाया होगा ना? ओम का सवाल सुन जैक चौंकते हुए कहता है, क्या मतलब है तेरा? उद्धरण चिन्ह। ओम अवनी मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हुए कहता है, अबे चमनचूजे, मतलब ये कि अगर इंश्योरेंस नहीं कराया है तो हड्डियां टूटने के बाद क्या करेगा? वो क्या है, तुझे थोड़ी सी हॉस्पिटल में हेल्प मिल जाती। उद्धरण चिन्ह। लगता है तूने साउथ की मूवीज बहुत देख ली है, मेरे साथ खड़े बंदे देख नहीं रहे क्या? या फिर पगला हो गया है इतने लोग देख के? उद्धरण चिन्ह। इतना कह जैक हंसने लगता है। मिस्टर जैक माफ कर दीजिए प्लीज, वो लड़का जरा नादान है। विजय जैक से कहता है, फिर ओम को घबराते हुए कहता है, ओम मरवाना चाहते हो क्या हमें? अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप इधर आकर खड़े हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। विजय की बात सुन ओम जरा सा चिल्लाते हुए कहता है, वैसे भी कौन सा ये चूजा तुम लोगों की आरती उतारने वाला है? मरने ही तो वाले हो तुम सभी। उद्धरण चिन्ह। तभी डर से रिया के मुंह से आह निकल जाती है। जैक की नजर रिया पर जाती है, वो उसके पास जाकर हंसते हुए कहता है, तुम्हें डर लग रहा है छोटी बच्ची? कोई नहीं अंकल, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं देगा, ठीक है? डरो नहीं बच्ची। उद्धरण चिन्ह। घबराते हुए विजय उसके पास आते हुए कहता है, सर उसे छोड़ दीजिए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। विजय को अपने पास आया देख जैक गुस्से से देखकर कहता है, वही रहो वरना एक गोली भेजे मैं घुसेगी ना वही ढेर हो जाएगा, समझा? साले बगीचे में आया है क्या, जैसे तैसे घूम रहे हो? फिर वापस रिया की ओर देख के बोलता है, आओ लड़की, मैं तुम्हारा डर खत्म कर देता हूँ, पहली गोली तुम्हारी छोटी लड़की। उद्धरण चिन्ह। ओम अपनी जगह जो का त्यों खड़ा रहकर सीरियस होते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो छू के दिखा। उद्धरण चिन्ह। ओम के शब्द सुन जैक थोड़ा चौंकते हुए ओम को देख बोलता है, ओह तो तुझमें तेवर भी है, ये ले छुआ जा कर ले जो कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह जैक रिया को छूने अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही उसका हाथ रिया के करीब जाता है अचानक ही से उसके हाथ को कुछ छूता है। कोई भी उसे देख नहीं पाता। जैक भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। तभी अचानक उसके हाथ में तेज दर्द होने लगता है। वो एकदम से चीख ही पड़ता है और अपने हाथ की ओर देखता है। उसका हाथ जो कि अचानक से क्रैक हो चुका था, वो अपने हाथ को अपनी हथेली से आगे उठा ही नहीं पा रहा था। उसके हाथ की हथेली के पास से हड्डी टूट गई थी, जिसका दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ओम की ओर देखता है। ओम अपनी जगह पर ही था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। अभी उसे इतना तो पता था कि उसे कुछ छुआ, पर क्या? वहां मौजूद हर कोई इस चीज को देख हक्का बक्का रह गया था। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, किसी ने कुछ हालचाल देखी ही नहीं थी। जैक ओम पर दहाड़ते हुए बोलता है, आखिर तूने किया क्या, अब तू गया साले। इतना कह वह अपने दूसरे हाथ से पिस्टल ओम की ओर रखता है और अपने आदमियों से कहता है, उड़ा दो रे सबको, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। जैक के सभी आदमी अपनी अपनी गन हाथ में लिए फायर के लिए रेडी थे। तभी अचानक ओम जैक से पिस्टल छीन तेजी से जैक के सिर को निशाना बनाता है और पिस्टल को तेजी से लोड कर देता है। ये सब इतना तेज था जैसे कि ये सब पलक झपकते ही हो गया। जैक अपने सिर पे गन का निशाना लगा हुआ देख चौंक गया था। उसकी नजर गन पर टिकी थी। वो अचानक ये सब देख हैरान था। अब उसकी हालत हलक में आ गई थी। ओम मुस्कुराते हुए बोलता है, तो बेटा जैक क्या ख्याल है, तो तू मेरे लोगों को मरेगा या अपनी जान बचाना चाहता है? फैसला सिंपल है, या तो अपने आदमियों को फायर का ऑर्डर दे या हथियार नीचे फेंकने का। तू पूरा आजाद है फैसला करने के लिए, पर सिर्फ मेरे 3 गिनने तक। उद्धरण चिन्ह। वहां खड़ा हर इंसान ओम का ये एक्शन देख हैरान था और काफी खुश भी, क्योंकि बाजी कुछ ही पल में बदल गई थी। ओम गिनते हुए बोलता है, 1, 2 और। उद्धरण चिन्ह। अभी ओम 3 बोला भी नहीं था कि पसीने से भर चुका जैक डरते हुए बोलता है, रुको रुको भाई, प्लीज रुक जाओ, 3 मत बोलना मेरे भाई। उद्धरण चिन्ह। ओम रुक जाता और मुस्कुराते हुए जैक को कुछ इशारा करता है। जैक तुरंत ही अपने आदमियों से कहता है, हाँ हाँ कहता हूँ, ओए अपने हथियार फेंक दो इसी वक्त। जैक का ऑर्डर सुनते ही उसके आदमी अपने हथियार जमीन पर फेंक देते हैं। ओम वहां खड़े मिस्टर काठवानी के एक गार्ड से सारी बंदूक उठाने को बोलता है। गार्ड सारी बंदूक उठा के वहां से बाहर निकल जाता है। काठवानी, मेयर और बाकी सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं। आखिर उनकी जान जो बच गई थी। लेकिन ओम फिर सभी लोगों को बाहर निकलने को कहता है और ओम की बात मानते हुए जल्दी से सभी बाहर निकल जाते हैं।
सबके बाहर जाते ही ओम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जैक से कहता है, अबे क्या गुंडा बनेगा रे तू, पहले ठीक से ट्रेनिंग ले लेता बे गुंडागर्दी की, नौसिखिए कही के। उद्धरण चिन्ह। अपनी नजर पिस्टल पर टिकाए जैक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, गन के साथ तो तू भी बोल लेता है, वरना दिखाता मैं तुझे कि क्या हो सकता है मैं तेरे साथ। नजर चुक गई मेरी, वरना अब तक तो जमीन पे गिरा पड़ा होता तू। उद्धरण चिन्ह। जैक की बात सुन ओम मुस्कुराकर कहता है, अबे हिम्मत है रे तुझमें, अभी भी बोल रहा है बे। रस्सी जल गई पर बाल नहीं गया। हाँ वैसे ऐसा क्या? फिर ओम पिस्टल की मैगजीन निकाल पिस्टल और मैगजीन को दूर फेंक देता है, फिर कहता है, ले तेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, आज मेरे लाल कर ले जो भी करना है। उद्धरण चिन्ह। गन को दूर हो चुका देख जैक की अकड़ वापस आ गई, वो ओम से अकड़ाते हुए बोलता है, हाँ है। अबे नौसिखिया तो तू है जो अपने जिंदा बचने के एक लौते हथियार को फेंक दिया, हम इतने हैं और तू अकेला। बाकी तो बच लिए पर तेरे टुकड़े होने पक्के हैं। सुनो रे सब, मुझे इसके बॉडी का हर एक पार्ट अलग चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ओम एक डेविल की मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाता है और कहता है, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तुम आज पछताओगे कि मैं यहाँ आया ही क्यों। फिर मुस्कुराकर अपने आप से बोलता है, आखिरकार एक्शन टाइम आ ही गया, तो चल ओम बेटा, बन जा सारे हीरो का नेता। उद्धरण चिन्ह। CH-16 सुप्रिया इंप्रेस हो गई। तुम्हारे जिस्म के एक एक टुकड़े को मैं पर्सनली अपने कुत्तों को चीर के खिलाऊंगा। मरने से पहले लड़के तुम्हें इतनी बार मैं मौत का इतनी बारी एहसास दिलाऊंगा कि तुम पछताओगे कि तुमने जैक सिंघानिया से पंगा ही क्यों लिया। उद्धरण चिन्ह। गुस्से के साथ जैक कहता है, उबासी लेते हुए, अरे यार बातें ही आती है क्या, या कुछ कर भी सकते हो। मेरा लड़ने का सारा मूड खराब कर दिया बॉस तुमने। गुंडागर्दी नहीं आती आजकल के इन चूजों को। उद्धरण चिन्ह। फ्रस्ट्रेट होने की एक्टिंग करते हुए ओम जैक से कहता है, बड़ी जल्दी है तुम्हें मरने की, अपने आदमियों से जाओ इसकी इच्छा पूरी कर दो। उद्धरण चिन्ह। जैक चिल्लाते हुए कहता है। जैक का ऑर्डर मिलते ही उसके साथ आए आदमी एक साथ ओम पर टूट पड़ते हैं। रूम के बाहर अब भी काठवानी फैमिली, ओम की फैमिली और मेयर वही के वहीं खड़े थे, वे लोग ओम के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे कि ओम ने बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन इस तरह इतने खूंखार लोगों के बीच अकेले रहना, ये बात उन्हें ज्यादा टेंशन दे रही थी। तभी उन्हें अंदर से मारपीट की आवाजें आती है। शारदा चिंता के साथ विजय से कहती है, सुनिए जी प्लीज आप जाके देखिए ना, ओम अभी तक क्यों बाहर नहीं आ रहा। मुझे डर लग रहा है, आप कुछ कीजिए न, और अंदर से मार पीटने की आवाजें भी आ रही है। उद्धरण चिन्ह। विजय चिढ़ते हुए जवाब देता है, क्या बकवास कर रही हो तुम, वहां देखा ना तुमने कितने लोग थे, मैं अंदर कैसे जाऊं। और चिंता मत करो, ओम के पास जैक की गन भी तो है, उसे कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। शारदा फिर घबराते हुए बोलती है, एक गन कितने लोगों को एक वक्त पर संभाल सकती है, और उसने आपकी बेटी की जान बचाई है, आखिर किस तरह के बाप है आप। उसके इतने बलिदान के बाद भी आप में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। आखिर आप इंसान है या नहीं। आप नहीं जाएंगे कोई बात नहीं, मैं ही जाती हूँ अपने बेटे को बचाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कह शारदा आगे बढ़ती है, तभी विजय शारदा को रोकते हुए कहता है, रुको तुम, मैं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल विजय धीरे से दरवाजे के अंदर चल जाता है। जैसे ही वो अंदर का नजर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस हॉल के अंदर ओम जैक और उसके आदमियों को ऐसे कुत्तों की तरह पटक पटक कर पीट रहा था मानो वो कोई गुंडे ना होकर गेहूं चावल की बोरिया हो। ओम का ये रूप देख विजय एकदम दंग रह जाता है। मन ही मन उसे भी अब कहीं ना कहीं ओम पर नाज था। अभी विजय ये सब देख सोच रहा था, तब तक तो ओम ने वहां के सारे गुंडों को ढेर कर दिया था। उन सब गुंडों को बड़ी ही स्टाइल से पीटने के बाद वो अपने हाथों को साफ करता है और उसी वक्त उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े विजय पर जाती है। वो थोड़ा चौंक सा गया। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कमरे से बाहर जाए अभी। ओम चौंकते हुए चिल्ला के कहता है। विजय ओम की बात सुन थोड़ा हड़बड़ा जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा थी कि वो ओम से क्या कहे, लेकिन फिर थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं वो यहाँ तुम्हें बुलाने मतलब लेने आया था, बाहर तुम्हारी चाची को तुम्हारी चिंता हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। अभी चाचा भतीजे के बीच ये बातें चल ही रही थी कि तभी जैक नीचे पड़े पड़े ही अपने पैर में छुपाई छोटी सी पिस्तौल निकलता है और विजय की ओर एकदम से फायर करता है। अचानक से गन फायर सुन विजय हैरान हो जाता है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, साथ ही वो डर के मारे चिल्ला भी देता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि गोली उसे नहीं लगी थी, लेकिन वो अपने आगे ओम को खड़ा हुआ देखता है। वो धीरे से ओम के चेहरे के सामने आता है और तब उसे पता चलता है कि जैक ने चलाई गोली उसके लिए थी, पर अचानक से ओम ने उसके सामने आकर उसकी जान बचा ली थी। ओम। विजय के मुंह से घबराते और चौंकते हुए एक चीख निकल जाती है और वो देखता है कि उसको लगने वाली गोली ओम के कंधे पर लगी थी और बुलेट ओम के कंधे में काफी अंदर तक घुस चुकी थी। ये सब देख विजय पूरी तरह से चौंक चुका था। वो देखता है कि ओम के हाथ से जोरों से खून बहने लगा था। तुमने मुझे बचाने के लिए खुद गोली खा ली। उद्धरण चिन्ह। विजय फटी आंखों से ओम को देखकर कहता है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन ओम अपने चाचा की बात को बिल्कुल ही अनसुना कर गुस्से भरी आंखों से जैक की ओर देखता है और तेजी से जैक के पास जाकर अपने दोनों हाथ से जैक को उठाकर जमीन पर बहुत जोर से और इतनी तेज फेंकता है कि एक बड़ी सी चिल्लाहट के साथ जैक वहीं पर बेहोश हो जाता है। साथ उसके शरीर में से कई सारी हड्डियां टूटने की आवाजें भी आती है। इस तरफ विजय की नजर ओम से हट ही नहीं रही
थी। उसे अब अपने अब तक के ओम पर किए गए बर्ताव पर पछतावा आ रहा था। तभी ओम विजय के पास आता है और नाराज नजरों से विजय की ओर देखता और कहता है, आपको अंदर नहीं आना चाहिए था, अगर जरा सी भी देरी होती तो आप। उद्धरण चिन्ह। इतना कह ओम गुस्से से विजय की ओर देखता रहता है। विजय देखता है कि ओम को गोली लगने के बावजूद वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन विजय अभी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ओम को चक्कर आने लगते हैं। ओम चक्कर के मारे गिरने ही वाला होता है कि तभी विजय ओम को पकड़ लेता और उसे सहारा देते हुए बाहर ले जाता है। बाहर सभी ओम और विजय का इंतजार करते हुए वही खड़े थे। शारदा चिंता भरी नजरों से उन दोनों की राह देख रही थी। जैसे ही सभी लोग विजय को ओम को लेकर बाहर आता देखते हैं कि सब खुश हो जाते हैं। जैसे ही विजय ओम के साथ उनके पास आता है, शारदा और बाकी सबकी नजर ओम को लगी गोली पर पड़ती है, तभी उन सबकी खुशी एक झटके में गायब हो जाती है। शारदा जल्दी से ओम के पास जाती है और ओम की ओर रोते हुए देखती है। क्या उन लोगों ने? उद्धरण चिन्ह। शारदा विजय से बस इतना ही पूछ पाती है। विजय शारदा का सवाल समझ उसे जवाब देते हुए धीरे से कहता है, नहीं, जैसे ही मैं ओम को लेने अंदर गया, ओम उन सब को मार रहा था और उन सब पर भारी पड़ रहा था, पर मेरे अंदर जाते ही ओम को हराने के लिए जैक ने मुझ पर गोली चलाई, पर ओम ने बीच में आकर मेरी जान बचाने के लिए वो गोली अपने पर ले ली। उद्धरण चिन्ह। विजय के मुंह से ये सब सुन शारदा रोते हुए कहती है, तो क्या? इससे आगे शारदा कुछ नहीं कह पाती। नहीं, उसका खून बह रहा है, उसी वजह से वो बेहोश हो गया। विजय शारदा को समझाते हुए कहता है, तभी वहां पर स्पेशल टास्क फोर्स आ जाती है और सीधे रूम में जाकर जैक और उसके आदमियों को पकड़ लेती है। तभी मेयर विजय से पूछते हैं, उन लोगों का क्या हुआ? कहीं ओम ने उन सबको? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ओम ने किसी को जान से नहीं मरा, उसने सभी को पीट कर ढेर कर दिया, वे खड़े तक नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह। विजय बहुत ही शांति से बोलता है, लेकिन उसकी निगाहें बस ओम की ओर थी। सभी लोग ओम के लिए गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन ओम को बेहोश और इस हालत में देख वो लोग चिंता में थे। विजय के मुंह से ये बात सुन सुप्रिया तो मानो ओम के ख्यालों में डूब ही गई थी। वो बहुत ही प्यार से और हमदर्दी भरी नजरों से ओम को देखे जा रही थी। वो ओम से काफी इंप्रेसिव हो चुकी थी और कहीं ना कहीं अपने दिल में ओम को जगह भी दे चुकी थी, और उसी वजह से वो ओम की हालत देख बहुत दुखी थी। उसे ओम की चिंता हो रही थी। हालांकि वहां खड़े हर इंसान का यही रिएक्शन था, पर एक प्यार में पड़ी लड़की का स्वभाव अलग ही दिखता है। तभी विजय हड़बड़ाते हुए बोलता है, हमें जल्दी इलाज करना होगा, अगर खून ज्यादा बह गया तो मुझे डर है। आगे कुछ नहीं बोल पाता, प्लीज मुझे एक बेड और एक खाली कमरा मिल सकता है और सर्जरी किट। उद्धरण चिन्ह। विजय के इतना कहते ही मेयर होटल मैनेजर को बुलाकर उसे कुछ कहता है और कुछ ही देर ओम को बचाने के लिए सारी चीजों का इंतजाम करवा देता है। कुछ देर बाद एक खाली कमरे में बेड पर ओम अपनी आंखें खोलता है। उसके पास शारदा और बाकी सब खड़े थे। ओम को सही सलामत देख सबके चेहरे पर स्माइल थी। ओम भैया, आप ठीक है? रिया खुश होते हुए बोल उठती है। ओम, तुमने सबको बचा लिया। मिस्टर काठवानी ओम को देख हंसते हुए कहते हैं, तुमने कमाल कर दिया ओम। अभय भी खुश होते हुए बोलत है। सब एक साथ ही बोल पड़ते हैं। फिर शारदा ओम का सिर सहलाकर कहता है, अब कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो ओम बेटा? ओम मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। उसके बाद काठवानी परिवार और मेयर ओम का तहे दिल से आभार मानते हुए ओम को आराम करने देने के लिए वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सिर्फ ओम और विजय की फैमिली वहां पर रह गई थी। शारदा विजय की ओर देखती है। विजय शारदा की नजरें पड़ते हुए कहता है, चलो अब हम भी घर चलते हैं सब। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो आगे बढ़ने लगता है। ओम पहले विजय को जाते देखता है और फिर शारदा की ओर देखता है। शारदा ओम की ओर देख मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद विजय का परिवार और ओम सभी कार से उतरते हैं। शारदा ओम को पकड़े सहारा देते हुए सब घर के अंदर आते हैं। ओम बेटा, आराम करना है तुम्हें, कुछ दिन समझे। ओम को सहारा देते हुए आगे बढ़ रही शारदा कहती है। वो लोग ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। विजय हॉल में खड़े हुए जमीन की ओर देखते हुए कहता है, तुम सब यही बैठ जाओ, मुझे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग विजय की ओर हैरानी से देख रहे थे, लेकिन विजय अपनी नजरें जमी पर टिकाए खड़ा था। शारदा ओम की ओर चिंता से देखती है। ओ मां मुस्कुराकर अपना सिर हिलाता है और फिर सब सोफे पर बैठ जाते हैं। CH17 फैमिली कंप्लीट। सबसे पहले तो मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मेरे इतने बुरे व्यवहार के बावजूद तुमने क्यों मेरे लिए वो बुलेट खाई? तुम चाहते तो मुझे वो गोली लगने दे सकते थे। आखिर मैं उसका हकदार था। उद्धरण चिन्ह। विजय एकदम शांत आवाज के साथ ओम से पूछता है। सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठे थे। विजय अकेला सबके सामने एक सोफे पर बैठा था और उसी के सामने शारदा ओम का हाथ थामे सोफे पर रिया और सौम्या के साथ बैठी थी। सभी लोग शांति से विजय की बात सुन रहे थे और उसका ये सवाल सुन सभी ओम को देखते हैं। ओम दुखी मुस्कुराहट करते हुए शांति से कहता है, अंकल, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे अब तक क्या क्या बोला, मैंने कभी आपको पराया नहीं माना। हाँ, मैं चाहता तो आपको मरने दे सकता था, पर मैंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है अंकल। मोम डैड, मेरा बचपन और बहुत से खुशियों के पल, मैं अब आपको नहीं खोना चाहता। आप मुझे कुछ भी समझे, मेरे बारे में किसी को कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर सिर्फ ऐसी कुछ बातों के लिए मैं आपको मरने तो नहीं दे सकता ना। उद्धरण चिन्ह। शारदा ओम को देखते हुए ममता के भाव से मुस्कुराती है। उसे दिल से ओम पर नाज था। विजय उदासी के साथ नीचे देखते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे अपने साथ अब तक जो भी हुआ उसका गुनहगार मानते हो? जो भी हो सच बताना।
उद्धरण चिन्ह। ओम उदासी भरी निगाहें अपने चाचा पर टिकाते हुए गम के साथ बोलता है। काश मान पता, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं अंकल। वो मेरी किस्मत थी जो मेरे साथ हुआ, आपको नहीं ले जाना था मुझे अपने साथ, नहीं ले गए, मैं समझ सकता हूँ। आप नफरत करते थे पापा से, पर एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ कि अगर जो मेरे साथ हुआ अगर आपके बच्चों के साथ होता तो क्या होता। विजय इतना सुनते ही अंदर से डर जाता है, उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था, उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसे अचानक से कुछ एहसास होता है और वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं बेफिक्र होता अगर ये मेरे बच्चों के साथ हुआ होता तो। उद्धरण चिन्ह। ओम पूछता है, क्यों अंकल, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। विजय उसी मधुर मुस्कुराहट को बरकरार रखकर जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पापा के जगह होता तो मुझे आंख बंद करके भरोसा होता कि वो थोड़ा हिचकिचाता है, तुम्हारे पापा कभी मेरे बच्चों को मेरी तरह छोड़कर नहीं जाते और ना ही तुम्हारी माँ। वो अपना सब बेच देता मेरे बच्चों को पालने के लिए, पर वो मेरे अब उसे अपनी गलती का इतना पछतावा होता है कि वो रो ही पड़ता है, बच्चों को अकेला नहीं रहने देता। वो अपने बच्चे से ज्यादा मेरे बच्चों की ज्यादा परवाह करते, दोनों के दोनों। जो तुमने जो कुछ भी सहा होगा वो मेरे बच्चे कभी नहीं सहते, क्योंकि मैं उससे जितनी भी नफरत करता मुझे हमेशा ही बदले में बेसुमार प्यार ही मिलता। उद्धरण चिन्ह। ओम विजय के मुंह से ये सब सुनकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर मेरे पापा न होते और आप रिया और सौम्या पे ऐसी मुसीबतें आन पड़ी होती तो क्या होता हम। विजय की आंखें बड़ी हो जाती है, वो मानो वो वही मंजर देख रहा हो। वो वापस से घबरा जाता है और जल्दी डर के साथ बोल उठता है, नहीं नहीं, मैं नहीं सोच सकता। विजय को खुद पर घिन आ रही थी, उसे अपनी गलतियों का एहसास था कि वो खुद कितना निर्दयी है, मुझे माफ कर दो। ओम, मैं तुम्हारे पापा से उस कदर नाराज था कि मैं बस उससे आगे निकलने के बारे में ही सोचता रहता था। मैंने उसकी लाइफ बर्बाद की, उन्हें गरीबी में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं बस चाहता था कि मैं उससे आगे निकलूं। इसके लिए मैंने बिना सोचे समझे जो बन सकता किया, पर फिर भी उसे उस लेब में काम मिला और वो लोग वापस अमीरी का स्टेटस पाने लगे थे, जो मुझसे देखा नहीं गया। पर जब मुझे उनकी खबर मिली मैं और ज्यादा गुस्सा हो गया, पर जब उस दिन तुमसे मिला मुझे तुम में उनकी छवि दिखी और उसकी नफरत का मुझ पर भूत इस तरह चढ़ गया कि एक बच्चे की मासूमियत तक को मेरी आंखें ना देख पाए और मैं तुम्हें वही छोड़ आया उसी हालत में, बिना कबार भी सोचे। माफ कर दो बेटा, मुझे प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझे खुद से घिन हो रही है, मेरी वजह से तुम उस गरीबी में जिए, मेरी वजह से तुम अनाथों की तरह जिए। तुम मुझे जो भी सजा दो मंजूर है, बस माफ कर दो मुझे, अब मौत भी मंजूर है उसके बाद। उद्धरण चिन्ह। इतना कह विजय सोफे पर बैठे बैठे जोरों से रोने ही लगता है। ओम ये सब सुनकर इतना हैरान था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले वो, लेकिन कुछ पल बाद थोड़ा उग्र होते हुए कहता है, मैं अस्पताल आपके लिए आया था चाचा जी, मैं हर रोज घर के दरवाजे पर बैठ आपकी चाची का माँ बाबा का इंतजार करता, छोटा सा बच्चा था मैं। हर घंटे आप लोगों की यादों में बस रोता रहता, पर इंतजार नहीं छोड़ा था कभी मैंने। बाद में मैं समझ गया था कि आप नहीं आएंगे, पर फिर भी आपसे नफरत नहीं हुई मुझे। आपकी बातें हर रोज मेरे कानों में गूंजती, जो आपने उस दिन कहा था। पर पापा की सारी बातें याद थी कि किस तरह वो आपको आपके बचपन से लेकर जवानी तक हर गलती से बचा लेते, कैसे वो आपको संभालते। मुझे लगा था कि आप शायद पापा के जाने के गम से उभरे नहीं होंगे, पर आप नफरत में जल रहे थे जानता हूँ। आज भी आपको उनके सपने आते हैं, आप अंदर से खुद को कभी माफी नहीं कर पाए, क्योंकि आप जानते थे कि कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े थे। मैं बचपन में सपने देखता, मेरे चाचा और चाची आएंगे, मुझे ले जाएंगे और हम सब बहुत खुशी से जिएंगे। कम से कम ये तो उम्मीद थी कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, पर परिवार होते हुए भी आपने मुझे अनाथों की तरह जीने के लिए छोड़ दिया। पर फिर भी मैंने कभी आपके आने की उम्मीद नहीं खोई, पर जब बड़ा हुआ तब समझ चुका था कि अब कोई नहीं आएगा। मुझे आपसे कभी भी कुछ नहीं चाहिए था, बस मैं चाहता था कि आप मुझसे बातें करें, बस मेरे दुख में मुझे हौसला दे, थोड़ा सा प्यार दे, उसके सिवाय शायद आप मुझे किसी कोने में भी रहने के लिए कहते मैं रह जाता। पर आप आए ही नहीं, आज तक भी नहीं। इतने सालों बाद भी मैं सिर्फ कुछ चंद पल आपके साथ खुशी के बिताने आया था, पर आप आज भी नफरत के उन बादलों में कहीं खोए हुए हैं। आप अपने भतीजे को एक अच्छी नौकरी पाते हुए भी नहीं देख पाए। आप ही बताए, अब ये सब सुनने के बाद मैं कैसे आपको दोषी न समझूं। उद्धरण चिन्ह। विजय कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस वो अपने पछतावे को लिए वही पड़ा हुआ था। रिया और सौम्या तो इन सारी बातों को सुन अपने आंखों में आंसू लिए कभी ओम की ओर तो कभी विजय की ओर देख रही थी। शारदा ओम को हौसला देना चाहती थी, पर उसने ओम को नहीं रोका, क्योंकि वो जानती थी कि ओम अपने अंदर कई दुख लिए बैठे, वो भी इतने सालों से, उनका निकल जाना ही जरूरी था। वो भी बस ओम की बातें सुनने के और रोने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। ओम की अनकहे भी आंसुओं से भरी हुई थी। ओम अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहता है, अंकल काश आप एक बार आ जाते यार, मैं अपनी जिंदगी की उम्मीद न खोता। मैं उस कदर उम्मीद खो चुका था कि वो जिंदगी मुझे सुसाइड करने तक ले गई। जिस दिन मैं उस दरिया में कूद पड़ा अपनी जान देने के लिए, इतना सुन सब ओम की तरफ चौंक कर देखने लगे। मुझे उस वक्त भी बस आप लोग ही दिख रहे थे। जब मैं नहीं मर पाया तो मेरी आंखें खुली और मैं सीधे आपके लिए यहाँ आया, पर शायद नहीं आना था मुझे, क्योंकि मेरे ये सिर्फ कुछ पल होने से भी आपका ईगो हर्ट होता है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल ओम खड़ा होकर थोड़ा गुस्से से कहता है, माफ करना अंकल, मेरी वजह से आपको जो भी सहना पड़ा, माफ करना। मैं आपकी सुकून भरी जिंदगी में आया, लेकिन अब आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं चलता हूँ। आप बस रिया, सौम्या और चाची का ख्याल रखना।
उद्धरण चिन्ह। इतना का ओम फिर घर से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देख रिया और सौम्या रोते हुए कहते हैं, ओम भैया को रोक लो माँ प्लीज। उद्धरण चिन्ह। शारदा विजय की ओर देखती है, विजय बस रोए जा रहा था। शारदा जानती थी अब ओम को विजय के अलावा कोई और नहीं रोक सकता था। तभी विजय रोते हुए शारदा को देखता है, वो अंदर से टूट गया था। वो रोते हुए ही बोलता है, मेरी एक गलती ने उसे आत्महत्या करने तक पहुंचा दिया, मैं खुद को नहीं माफ कर पा रहा शारदा, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा अब। उद्धरण चिन्ह। इस तरफ ओम रोते हुए अब आगे बढ़ा जा रहा था। वो घर का मुख्य दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसे लगता है कि किसी ने उसके पैर कसके पकड़ लिए हो। वो रुक जाता है और अपने पैरों की ओर नीचे देखता है। वो हैरानी से आंसू भरी आंखों से देखता है कि विजय उसके पैर पकड़े नीचे बैठा था। ओम जल्दी ही विजय को उठाते हुए और रोते हुए कहता ही, अंकल ये क्या कर रहे हैं आप। उद्धरण चिन्ह। विजय बस रोते हुए ओम को पकड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। इतना कह विजय वापस से जमीन पर बैठ ओम का पैर पकड़ लेता है। ओम अपने अंकल के पास बैठकर रोते हुए ही कहता है, कोई बात नहीं अंकल, पुरानी बातें भूल जाए, मुझे एक नई जिंदगी मिली है, इसी तरह आज आपको भी एक नई जिंदगी मिली है। अपने पास्ट को भूल कर नई शुरुआत करते हैं। मैंने कभी आपको दोषी माना ही नहीं, पर फिर भी आपके दिल की तसल्ली के लिए मैंने आपको माफ किया। उद्धरण चिन्ह। विजय रोते हुए ओम की ओर देखता है और उसके गले लग जाता है, फिर होते हुए ही कहता है, मुझे सजा दो बेटा, कोई भी सजा दो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे माफ कर दो ओम मेरे बच्चे। उद्धरण चिन्ह। ओम भी अपने अंकल से गले लगकर रो पड़ता है। शारदा दोनों को शांत करते हुए कहती है, कोई बात नहीं जी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप दोनों शांत हो जाए, आप दोनों ही अब एक नई और प्यार भरी शुरुआत के हकदार हैं, तो अब रोना बंद कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। विजय फिर ओम से अलग होकर ओम के आंसू पोंछते हुए कहता है, मुझसे वादा करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे अब, अपने इस चाचा को अपना पिता और काबिल पिता बनने का मौका दोगे बेटा, मुझसे वादा करो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है अंकल, वादा रहा, मैं आता रहूंगा अब से आप लोगों को मिलने। उद्धरण। ओम भी अपने चाचा के आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं ओम, अब तुम मेरे बेटे हो, तुम अब यहीं हमारे साथ ही रहोगे। उद्धरण चिन्ह। विजय ओम का चेहरा सहलाते हुए कहता है। ओम ये सुनकर विजय की ओर चौंकते हुए देखता रहता है। शारदा और रिया, सौम्या के चेहरे विजय के मुंह से ये बात सुन खुशी से खिल उठते हैं। लेकिन ओम हिचकिचाते हुए ओम बोलता है, पर अंकल। उद्धरण चिन्ह। विजय उसे बीच में ही चुप करते हुए बोलता है, तुमने ही कहा ना पी पास्ट को भुला देते हैं, तो अब हम सब एक नई शुरुआत करते हैं, तुम्हारे सारे सपने पूरे करते हैं। तुम्हें यही रहना होगा, या तो तुम हमारे साथ ही रहोगे या फिर मैं नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। ओम खुशी से बोलता है, ठीक है अंकल, ठीक है, मैं यही रहूंगा, ठीक है। CH18 एक नई शुरुआत। शारदा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को लौटते वक्त कुछ लाना है। उद्धरण चिन्ह। अंकल विजय अपने शूज पहनते हुए शारदा को आवाज देते हैं, कुछ नहीं लाना, हम सब आज ओम के साथ शॉपिंग पर जाने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। शारदा अपना काम करते हुए ही अंदर से जवाब देती है, ठीक है, पर उसे आराम करने देना, उसे रेस्ट की जरूरत है, ओके। विजय अपना काम करते हुए कहता है। शारदा विजय का बैग लाते हुए प्यार से कहती है, आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी, तो आप चिंता मत कीजिए और अपने काम पर ध्यान लगाना आप, ओके। उद्धरण चिन्ह। विजय बैग लेते हुए मुस्कुराता है और शारदा को सिर पर किस करते हुए कहता है, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रिया बेटा जल्दी रेडी हो जाओ, स्कूल भी तो जाना है और सौम्या कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। शारदा चिल्लाते हुए कहती है। ऊपर से दोनों की आवाज आती है, आज संडे है मम्मी। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे पापा तो हॉस्पिटल गए हैं। शारदा फिर से चिल्ला के कहती है, मम्मी वो एक डॉक्टर है इसलिए गए हैं। सौम्या की आवाज आती है, ओह हाँ भूल ही गई थी, तुम दोनों ओम को मत उठाना, उसे रेस्ट करने को कहा है तुम्हारे उसी डॉक्टर पापा ने। उद्धरण चिन्ह। शारदा चिल्ला के कहती है, उप्स, लगता है देर हो गई चाची। उद्धरण चिन्ह। किचन में काम कर रही चाची को ओम की पीछे से आवाज आती है। वो घूमकर देखती है तो ओम फ्रीज में से कुछ ढूंढ रहा था। शारदा मुस्कुराकर कहती है, तो तुम जग गए, लेकिन तुम्हें रेस्ट करना है बेटा। उद्धरण चिन्ह। चाची मैं अब ठीक हूँ और मुझे ज्यादा आराम पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। ओम मुस्कुराते हुए कहता है, अब दर्द कैसा है बेटा। चाची काम करते हुए ओम के हाथ को देखकर पूछती है, अब दर्द नहीं हो रहा है चाची। उद्धरण चिन्ह। ओम प्यार से कहता है, फिर भी रेस्ट जरूरी है, याद तो है ना, मैंने भी मेडिकल की ही पढ़ाई की है। उद्धरण चिन्ह। शारदा अपने काम में ध्यान देते हुए कहती है, हाँ याद है, और ये भी कि होटल में भी आपने ही मेरे हाथ से बुलेट निकाली थी और पट्टी की थी। उद्धरण चिन्ह। ओम उनकी ओर से कह मुस्कुराते हुए कहता है, पर तुम तो। उद्धरण चिन्ह। शारदा ओम को चौंकते हुए देख इतना ही बोलती है कि बीच में ही ओम जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं कैसे, पर मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। उद्धरण चिन्ह। शारदा इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है, तुम डाइनिंग टेबल पर वेट करो, मैं अभी तुम्हारी बहनों को बुलाती हूँ और फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, ओके। उद्धरण चिन्ह। ओम हाँ में सिर हिलाते हुए टेबल पर जाके बैठ जाता है। कुछ ही देर में रिया और सौम्या भी वहां आ जाते हैं। आखिर अब ओम की किस्मत पलट गई थी, उसके दिल को सुकून मिल रहा था, अब वो अपने चाचा के साथ ही रहने लगा था।
आखिर ओम की विश सिर्फ अपने परिवार के साथ सुकून से जीना ही तो था। विजय अब पूरी तरह से बदल गया था। कुछ ही समय में विजय ने अपने सारे बुरे गुण खुद से मिटा दिए थे। अब वो ओम के लिए एक पिता का फर्ज अदा करना चाहता था, रिया और सौम्या के लिए भी। ये सब देख शारदा भी बहुत खुश थी। आखिर वो भी तो ओम को एक माँ की तरह चाहती थी, या शायद उससे भी ज्यादा। टेबल पर बैठे बैठे रिया, सौम्या और ओम बातें कर रहे थे। रिया ओम की ओर देख मुस्कुराते हुए कहती है, ओम भैया आप अब से मुझे हर रोज स्कूल छोड़ने और लेने आएंगे। उद्धरण चिन्ह। ओम भी उसे प्यार से कहता है, ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, ओम भैया तुम्हें रोज स्कूल छोड़ने आएंगे। उद्धरण चिन्ह। सौम्या बीच में ही बोल उठती है, नहीं भैया आप मुझे कॉलेज छोड़ने और लेने आएंगे। मैं आपको अपनी सहेलियों से मिलवाऊंगी। आखिर आपकी उम्र है रिलेशनशिप जैसी चीजों में पढ़ने की। उद्धरण चिन्ह। ओम सौम्या की बात सुन मुस्कुराता है। तभी रिया थोड़ा जोर देकर बोलती है, नहीं मैं छोटी हूं तो ओम भैया मेरे लिए आएंगे। उद्धरण चिन्ह। सौम्या भी पीछे हटना नहीं चाहती थी। वो भी कहती है, नहीं रिया तुम्हारे लिए मम्मी आती है ना, ओम भैया मेरे लिए आएंगे। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे ओम भैया अब बिजी होने वाले हैं बेटा। उद्धरण चिन्ह। पीछे से किसी आदमी की आवाज आती है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर मिस्टर मेयर और मिस्टर काठवानी खड़े थे, साथ ही उनके बेटे थे। मिस्टर मेयर शारदा की ओर देखकर कहते हैं, माफ कीजिएगा भाभी जी, हम बिना बताए और बिना नोक किए ही आ गए। उद्धरण चिन्ह। शारदा मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं भाई साहब। ओम खड़े होते हुए कहता है, मिस्टर काठवानी, मिस्टर मेयर आप लोग यहाँ, वो भी इस वक्त। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर काठवानी और मेयर एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और फिर मिस्टर मेयर अपनी बात कहते हैं, जैक अब जेल में है तुम्हारी वजह से, और तुमने जो हमारे लिए किया हम उसका एहसान कुछ भी कर ले नहीं उतार सकते। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करे। तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो तो हम चाहते हैं कि तुम अपना क्लिनिक खोलो, मतलब हम तुम्हें एक क्लिनिक ऑफर कर रहे हैं जहां तुम चाहो। तुम बताओ तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा। उद्धरण चिन्ह। ओम उनकी बात सुन चौंकते हुए बोलता है, पर सर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही मैंने कभी डॉक्टरी पढ़ी है, ना ही मेरे पास कोई डॉक्टर का लाइसेंस है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन आयुष तुरंत ही बोल उठता है, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे क्लिनिक के लिए तुम्हें बेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और तुम डॉक्टर कैसे हो ये तो हम देख ही चुके हैं, तो ऐसी किसी चीज की चिंता मत करो। मुझे भी अपनो लाइफ बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका दो भाई। उद्धरण चिन्ह। ओम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, पर फिर भी मैं ये नहीं कर सकता सर। उद्धरण चिन्ह। मेयर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हम जानते हैं ओम कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि कोई और तुम्हारे लिए कुछ काम करे, पर एक बार तुम ही सोचो, तुम्हारे पास डॉक्टरी की कमाल की स्किल्स है, तुम उसे यूं ही छुपाकर तो रखना पसंद नहीं करोगे, और इससे तुम कई सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन ओम सोचते हुए बोलता है, अगर लोगों को हेल्प मिलती है मेरी वजह से तो ठीक है, मैं आपका यह ऑफर स्वीकार करता हूँ और एक क्लिनिक जरूर खोलूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी मिस्टर कठवानी बीच में ही बोल उठते हैं, आहा तुम नहीं, हम तुम्हें एक बेहतरीन क्लिनिक एज अ गिफ्ट देंगे। तुमने जो हमारी फैमिलीज की जान बचाई है उसके बदले तुम्हारी क्लिनिक का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, और इसके अलावा भी हम अगर तुम कुछ और चाहो तो वो भी करना चाहते हैं, पर वो बात फिर करेंगे। फिलहाल तुम क्लिनिक के बारे में तैयार रहना, एक हफ्ता मजे कर लो फिर काम पर लगना है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन ओम का पूरा परिवार काफी खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी ओम को ये सही नहीं लग रहा था। वो उन लोगों को मना ही करने वाला था कि तभी शारदा ओम के कंधे पर हाथ रखती है। ओम शारदा की ओर देखता है और शरद उसे देख मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाती है। ओम उनकी बात समझ जाता है, और फिर ओम मुस्कुराकर मेयर और मी काठवानी से कहता है, आपका बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेयर फिर ओम के कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, ये तो जो तुमने किया उसके बदले हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, और अच्छा लगा कि तुम्हारे और मिस्टर विजय के रिश्ते सुधर गए। वो अच्छा इंसान है, लेकिन तुम्हारी वजह से बेहतर बन पाएगा, और चिंता मत करो, वो बातें हम सब भूल चुके हैं, तो उन बातों के बारे में चिंता मत करना। उद्धरण चिन्ह। मेयर काफी सुलझे हुए इंसान थे और एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे। वो ओम और उसकी फैमिली की उलझनों को अच्छे से समझ सकता था, और काठवानी के सामने ही इस तरह का बयान देने से उसने ओम को समझा दिया कि अब से उन बातों पर आगे कोई चर्चा नहीं करेगा। उनकी बात सुन ओम मुस्कुराता है। तभी शारदा टेबल पर खाना रखते हुए कहती है, आए मैं आप लोगों के लिए भी नाश्ता लगाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जी शुक्रिया मिसेस आहूजा, पर आज नहीं, फिर कभी अगले वीकेंड पे, ठीक है। आज हमें थोड़ा काम से जाना पड़ेगा, तो चलो बेटा अब हम चलते हैं। बाकी का सारा काम के बारे में हम तुम्हें बाद में इन्फॉर्म कर देंगे, और हाँ अपना ख्याल रखना, तुम्हें अभी भी आराम की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कुराते हुए मिस्टर मेयर कहते हैं। ओम उन्हें गुड बाय कहता है और फिर सब वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मेयर वापस मुड़कर ओम से कहते हैं, और हाँ ओम बेटा, मैंने 4 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इलाज के लिए तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है। जानता हूँ ज्यादा डाला दिए है, पर तुम यंग हो, मजे करो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। ओम भी नाश्ता करने के लिए वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। CH-19 अंशिका से सामना। ओम कार से रिया, सौम्या और अपनी चाची को लेकर शॉपिंग पर जा रहा होता है। ओम बेटा, तुम्हें जो भी चीजें पसंद आए मॉल से ले लेना अपने लिए, ओके। कुछ भी पुराना अब मत रखना, सब नया ले लेना, ओके। तुम्हें जिस चीज भी की जरूरत हो
उद्धरण चिन्ह। कार में पीछे बैठी हुई शारदा ओम से मुस्कुराकर कहती है। उनकी बात सुन ओम बस मुस्कुरा देता है और अपना ध्यान कार चलने में ही लगाता है। हम ओम भैया के रूम की सजावट के लिए शॉपिंग करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सौम्या अपने मोबाइल में देखते हुए ही बोलती है। दीदी आप अपनी सजावट में से फ्री होंगी तब आपको ओम भैया के लिए टाइम होगा ना। उद्धरण चिन्ह। रिया सौम्या की टांग खींचते हुए कहती है और उसकी बात सुन सब हंसते हैं। कुछ ही देर में यूं ही हंसी मजाक करते हुए वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं। वही उसी मॉल के अंदर दो लड़कियां दूसरे फ्लोर पर शॉपिंग कर रही थी और बातें किए जा रही थी। वो दोनों लड़कियों में से एक अंशिका और एक सीमा थी। अंशिका जिसकी वजह से ओम ने अपनी जान देने की कोशिश की थी और उसकी दोस्त सीमा। यार अंशु हम दोनों कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना ऐसे। उद्धरण चिन्ह। सीमा मुस्कुराते हुए अंशिका की ओर देखते हुए कहती है। हाँ यार अब कहाँ हमें अपने काम से फुर्सत मिलती है, मैं तो बस पापा के साथ ऑफिस में बैठे बैठे बोर होते हुए संडे का वेट करती रहती हूँ। और अगर उनसे छुट्टी मिल जाए तो बड़े पापा का काम, नहीं तो भैया तो अपना काम मुझ पे थोप ही देते हैं। उद्धरण चिन्ह। किसी शॉप को ढूंढते हुए अंशिका जवाब देती है। तभी उसी वक्त आसपास देख रही सीमा की नजर मॉल के एंट्रेंस पर जाती है, जहां पर ओम अपनी फैमिली के साथ मॉल के अंदर एंटर हो रहा होता है। सीमा अचानक से ओम को देखकर बहुत चौंक जाती है। वो तुरंत ही थोड़ा चिल्लाते हुए अंशिका से कहती है। हे अंशु वो देख मॉल की एंट्री पर तुम्हें वो लड़का कुछ जाना पहचाना नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। सीमा मॉल के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए अंशिका को आवाज देती है। अंशिका सीमा की दिखाई हुई जगह पर उस लड़के को देखने की कोशिश करते हुए कहती है। कौन सा लड़का सीमा? हैंडसम है क्या? सीमा अंशिका को ठीक से उस लड़के को दिखते हुए कहती है। वो देखो वह गेट के पास जो वो व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हुए लिफ्ट की ओर जा रहा है, वही लड़का। उद्धरण चिन्ह। अब अंशिका को वो लड़का दिख गया था। वो ओम को जाते हुए देख पा रही थी, इसीलिए उसे पहचानने की कोशिश करते हुए कहती है। हाँ यार सीमा उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, पर कौन है यह मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी अचानक से ओम को गौर से देख रही सीमा उसे पहचानते हुए थोड़ा चिल्ला ही देती है। अरे यार ये तो वही चंपू है जो स्कूल में था हमारे साथ। उद्धरण चिन्ह। अंशिका फिर भी उसे नहीं पहचान पाती और सोचते हुए कहती है। कौन चंपू? सीमा मुझे क्यों याद नहीं आ रहा ऐसा कोई। उद्धरण चिन्ह। सीमा अंशिका को झंझोलते हुए कहती है। अरे यार वही चंपू जिसने स्कूल में तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने उसे जब बेइज्जत किया तो उसने पानी में कूद अपनी जान दे दी थी, आया याद आया अब। उद्धरण चिन्ह। अंशिका जैसे ही यह सुनती है एकदम से शॉक हो जाती और उसी तरह रिएक्ट करते हुए बोलती है। वही चंपू जिसने पानी में डूबकर जान दे दी थी, तो क्या वो वापस जिंदा हो गया है? जिसकी वजह से मुझे स्कूल में इतनी बातें सुननी पड़ी, तो क्या वो जिंदा है? फिर ओम को ढूंढते हुए कहा गया वो अभी तो लिफ्ट के पास ही था। उद्धरण चिन्ह। तभी सीमा को कुछ याद आता है, वो तुरंत अंशिका से कहती है। एक मिनट, पर वो तो अनाथ था ना, पर यहाँ तो उसके साथ एक और दो बच्चे भी थे। क्या पता वो बस कोई उसके जैसा दिखने वाला हो, और वो वही है या नहीं हमें थोड़ी पता है, और क्या पता बस हमें उसकी शक्ल उससे मिलती हो इसलिए हम उसे चंपू समझ बैठे। और चंपू कहाँ इतना कूल और हैंडसम था, शायद वो लड़का कोई और हो। वैसे भी इतने साल में हमने कभी चंपू को कहाँ देखा है। उद्धरण चिन्ह। अंशिका भी अब सोच में पड़ जाती है, वो सोचते हुए कहती है। तू कह तो सही रही है, पर अब इसका पता तो हमें तभी लग सकता है जब हम उस लड़के से मिले। चलो उस लड़के को ढूंढते हैं, पता तो चले आखिर वो चंपू है भी या नहीं। इतना कह वो दोनों लिफ्ट की ओर जाने लगती है। अभी वो लिफ्ट के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे ओम अपनी फैमिली के साथ सामने से आते हुए दिखता है। उसे उस ओर आता देख सीमा और अंशिका उसे ही देखे जा रही थी। वो दोनों ऊपर से लेके नीचे तक ओम को देखती रही है। उन्हें रियलाइज होता है कि ये लड़का ओम जैसा दिखता जरूर है, पर वो लोग जिस ओम को जानते थे वो तो एकदम दुबला पतला था, पर ये वाला ओम स्मार्ट था, हैंडसम था, उसकी बॉडी रसों जिम गए हुए इंसान की तरह एकदम गठीली थी। कोई भी लड़की उस पे फिदा हो जाए ऐसा उसका चार्म था। हाय यार यह ओम नहीं है, पर जो भी है क्या कमाल का दिखता है ना। सीमा ओम को बिना पल के झुकाए हुए देखते हुए बोलती है। हाँ यार अपने शहर में भी कोई ऐसा लड़का है क्या? देखो तो सही लगता है मानो चंद ने किसी लड़के का रूप ले लिया हो। उद्धरण चिन्ह। अंशिका भी ओम में खो गई थी, वो भी ओम को देखते हुए बोलती है। तभी वो दोनों देखती है कि ओम उनके बिल्कुल ही पास आ गया था। वो दोनों की धड़कन अचानक से तेज हो गई थी। तभी ओम अपनी फैमिली के साथ बातें करते करते निकल जाता है और उनकी ओर देखता तक नहीं। पर अंशिका और सीमा दोनों तो बस ओम को ही देखे जा रही थी। अंशिका ओम को यूं ही देखते हुए कहती है। मुझे नहीं लगता ये लड़का कहीं से भी ओम है, उसकी शक्ल सिर्फ ओम से मिलती है, वरना वो कहीं से भी ओम नहीं लग रहा है। पर हाय लड़की ये लड़का यार कितना हैंडसम है, मैं तो यार एकदम फ्लैट ही हो गई। उद्धरण चिन्ह। सीमा भी अंशिका का साथ देते हुए कहती है। हाँ यार मैं भी, क्या लगता है यार, मैं तो मानो उसी की तरफ खींची जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो दोनों ओम जिस ओर गया था उसी ओर जाने लगती है, लेकिन अभी वो कुछ आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से ही ओम उनके सामने आकर खड़ा रह जाता है। ओम को यूं अचानक से अपने सामने खड़ा देख दोनों लड़कियां चौंक जाती है। सीमा ओम को यूं अचानक से सामने देख बिना सोचे समझे बोल उठती है। तत तुम ओम ही हो ना? उद्धरण चिन्ह। ओम उन्हें अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के जवाब देता है। हाँ मैं ओम हूँ, हो गया अब तो आप लोग अपने रास्ते आगे बढ़ेंगी।
उद्धरण चिन्ह। अंशिका खुद को संभालते हुए कहती है, ओह यार ठीक है तुम ओम हो, पर इस तरह डराने की क्या जरूरत थी। अभी कुछ हो जाता तो। उद्धरण चिन्ह। सीमा ओम के सामने मुस्कुरा के कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल कि हम क्या सोच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। दरअसल ओम ने भी पहले ही सीमा और अंशिका को देख लिया था, और जब वो उसके पास से गुजरा तो उसे ये भी पता चल गया कि वो दोनों क्या बातें कर रही थी और क्या सोच रही थी। ओम सीमा के सवाल का जवाब मुस्कुराकर देते हुए कहता है, अम्मा क्योंकि तुमने मुझे इतने सालों बाद जो देखा है, लेकिन प्लीज मुझे तुम लोगों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस तुम दोनों को हमारे पीछे आता देख तुम्हें मेरा पीछा न करने के लिए कहने आया था। तो अब मैं चलता हूँ। बेहतर होगा हम लोग एक दूसरे के लिए अनजान ही रहे। तो अब अपने अपने रास्ते पर चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह ओम जाने ही वाला होता है कि तभी अंशिका जल्दी से बोल उठती है, एक मिनट रुको जरा। ओम अंशिका को देखता है, तो तुम जिंदा हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी। मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी स्कूल खत्म होने तक, क्या क्या सहना पड़ा क्योंकि तुमने आत्महत्या की थी। पर आप महाशय तो जिंदा है और मजे कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ओम एक पल के लिए अंशिका को देख हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ क्या मतलब मेरी वजह से। तुम जैसी लड़की मेरी वजह से डिप्रेस हो भी सकती है। जाओ जाओ ये बहाने किसी और से जाके बनाओ, ठीक है, और बेहतर रहेगा अगर हम एक दूसरे के लिए अनजान ही बने रहे, समझी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अंशिका थोड़ा शक करते हुए कहती है, तुम हमसे भाग क्यों रहे हो हान। और तुम्हारी फैमिली कब से बन गई हान। कहीं तुमने उन लोगों को फंसा तो नहीं लिया ना, इसीलिए चाहते हो कि कोई तुम्हें पहचाने नहीं, ताकि तुम्हारी असलियत किसी के सामने ना जाए। उद्धरण चिन्ह। अंशिका की इस तरह की बात सुन ओम और सीमा दोनों ही अंशिका को देखने लगते हैं। अभी ओम कुछ कहने ही वाला था कि तभी सीमा बीच में हो बोलती है, शट अप। अहोम माफ करना, पर हमने सुना था कि तुमने आत्महत्या की थी, पर तुम तो जिंदा हो। उद्धरण चिन्ह। सीमा की बात सुन अंशिका तुरंत ही चिढ़ते हुए बोलने लगती है, सब ढोंग था, और तुम कह रही थी यह वो। तो चंपू तुम्हें स्कूल में मेरी हुई मानहानि के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए, समझे, वो भी मेरे पैरों पे गिरकर। उद्धरण चिन्ह। अंशिका का ये अंदाज देख ओम मुस्कुराता है और बोलता है, तो तुम अब तक नहीं बदली, अब तक तुम्हारे नाक से तुम्हारा घमंड उतरा नहीं है, और मैं तुमसे और माफी ख्वाब अच्छे देख लेती हो, कोई नहीं ख्वाब ही देखा करो फिर सीमा की ओर देखते हुए, हाँ मैंने समंदर में कूद कर अपनी जान दी थी, पर किसी ने मुझे बचा लिया, फिर मैं वहां से चल गया एक नई शुरुआत करने के लिए। अब मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता हूँ और उन्हीं के साथ यहाँ कुछ सामान लेने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। CH20 ओम बन गया हीरो। लेकिन ओम हर कोई तुम्हें मरा हुआ समझता है, तुम तकरीबन 5 सालों से गायब थे। तुम्हें एक बार तो कम से कम वापस आना चाहिए था ना। ओम का जवाब सुन सीमा ओम से पूछती है, हाँ मैं जानता हूँ, पर सीमा क्या तुम्हें लगता है मुझे इन चीजों से फर्क पड़ता भी है, और क्या लगता है मेरे मरे हुए या जिंदा रहने से किसी को फर्क पड़ा होगा। मैं पहले भी लोगों के लिए ना के बराबर था, और मर जाने के बाद भी, तो फिर मेरे वापस आने ना आने से क्या ही बदल जाता। ओम अंशिका और सीमा की ओर स्माइल करते हुए कहता है, वाकई में ओम तुम बहुत ही बदल गए हो। सीमा ओम के जवाब सुनते हुए कहती है मुस्कुराते हुए, वैसे बहुत ही हैंडसम लग रहे हो और काफी कूल भी, इसीलिए तो इतनी अकड़ दिखा रहा है। कुछ अच्छा जो दिखने लगा है। अंशिका ओम को तिरछी नजरों से देख टोंट मारते हुए कहती है। अंशिका का टोंट सुन ओम शांति से कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भूल रहा है कि खुद की खूबसूरती का घमंड किसे ज्यादा है। फिर मुस्कुराकर सीमा से कहता है, खैर तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, लेकिन माफ करना पर अब मुझे जाना होगा। मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। तो मैं चलता हूँ, बाय। इतना कह ओम अपने रास्ते जाने लगता है। ओम को जाते देख सीमा चिढ़ते हुए अंशिका से धीरे से कहती है, अबे यार अंशु, ये तुम ओम से किस तरह से बात कर रही थी। भले ही वो जिंदा है, पर उस बात को मत भूलो कि उसने तुम्हारी वजह से जान देने की कोशिश तो की ही थी ना। जाओ चुपचाप जाके। सीमा की बात सुन अंशिका चिढ़ते हुए कहती है, माफी, और इससे उसका रुआब देखा तुमने। भूल जाओ माफी। मेरी जूती भी न मांगे माफी। आज ना जाने क्यों सीमा को अंशिका का बिहेवियर स्कूल के वक्त का था ऐसा नजर आ रहा था, फिर भी सीमा उसे समझाते हुए कहती है, भूल गई तुम कि इसकी वजह से तुम्हें सपने आते हैं। सो तक नहीं पा रही तुम, अपनी भूल मान लो और अपने बुरे सपनों से पीछा छुड़ा लो। क्या पता ओम से माफी मांगने से तुम्हारे उन सपनों से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। तुम्हें शांति से जीना है कि नहीं। सीमा के याद दिलाते ही अंशिका को अपने बुरे सपनों की याद आ जाती है। उसे याद आ जाता है कि जब से ओम ने उसकी वजह से आत्महत्या की थी, उसे ठीक से नींद नहीं आती थी, लोग उसे इस बात के लिए अनाप शनाप सुनाते थे। ये बात याद आते ही अंशिका बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही ओम को आवाज लगती है, रुको ओम। अंशिका की आवाज सुन अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा ओम हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है, अब क्या हुआ। कुछ और भी नखरे दिखाने बाकी है क्या। अंशिका और सीमा ओम के पास आती है। ओम के पास पहुंच अंशिका थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, ममा माफ करना, अभी मैंने तुमसे पहले ठीक से बात नहीं की। ओम उस वक्त उन दोनों लड़कियों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो जैसे उसने अंशिका की बात न सुनी हो उस तरह से कहता है, क्या क्या कहा तुमने। अंशिका और जाड एम्बेरेस होते हुए कहती है, मेरा मतलब मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, और जो कुछ मेरी वजह से। अभी अंशिका ने इतना कहा ही था कि तभी ओम अचानक से ही इधर उधर देखने लगता है और अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहता अंशिका से कहता है, सस एक मिनट रुको, जरा शांत हो जाना तो प्लीज।
अंशिका और सीमा उसकी इस तरह की पागलों जैसी हरकत बस देखती रहती है। ओम अपने जल्दी से आजू बाजू देखता रहता है, मानो वो कुछ ढूंढ रहा हो। तभी ओम की नजर मॉल की एक सीलिंग पर पड़ती है और ओम बिना कुछ सोचे समझे हुए बस दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। सीमा और अंशिका ये देख कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उन्हें तो ओम की हरकतें पागलों जैसी लग रही थी। तभी उनकी नजर मॉल के दूसरे कोने में जमा हो रही भीड़ पर जाती है। अचानक से बहुत से लोग उस ओर दौड़ते हुए जा रहे थे। सीमा हैरानी के साथ उस तरफ देखते हुए कहती है, आखिर हो क्या रहा है उस तरफ जो इतने लोग अचानक से इकट्ठा हो रहे हैं। अंशिका यूं ही कैजुअली कहती है, क्या पता शायद कोई लड़ रहा होगा। और लोगों को तो ऐसी लड़ाइयां देखने का शौक होता ही है। देखा नहीं ये ओम भी कैसे भाग चला यहाँ से। तभी उन दोनों की नजर भीड़ की साइड वाली रेलिंग पर पड़ती है। रेलिंग पर कुछ लोग खड़े थे और अपना हाथ लंबा कर सहारा दे रहे थे। असल में वहां एक 19-20 साल की लड़की मोल सभी और बड़ी और मोटी लटक रही रस्सियों में से एक रस्सी पर लटक रही थी और किसी भी वक्त नीचे गिर सकती थी और भी रेलिंग के पास खड़ी उस लड़की की मां रोते हुए चिल्ला रही थी, बेटा हाथ मत छोड़ना ठीक है, ममा यही है बेटा, घबराना नहीं। अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को, कोई बचाओ। कई सारे लोग मॉल की रेलिंग से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह लड़की को बचा सके, लेकिन उन लोगों की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ये देख सीमा डरते हुए करती है, अंशिका भी उसे जवाब देते हुए कहती है, हाँ सीमा मैं देख ही रही हूँ। इतना कह वो दोनों भी जहां भीड़ जमा हो रही थी उस ओर जाने लगती है। रस्सी से लटकी वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी और चिल्लाते हुए रो रही थी, मम्मा बचाओ मुझे प्लीज मम्मा। तभी उसे कुछ टूटने जैसी आवाज सुनाई देती है। वो लड़की अपना मुंह ऊपर करते हुए देखती है कि रस्सी बहुत मजबूत नहीं थी और ऊपर से धीरे धीरे टूट रही थी। जैसे ही लड़की की नजर उस जगह पर पड़ती है, वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे घबराया देख वहां खड़े लोग भी रस्सी का टूटा हाल देख लेते हैं, लेकिन अभी वो लोग उस लड़की को बचाने के लिए कुछ कर पाते उससे पहले कि एक क्रैक की आवाज के साथ रस्सी पूरी तरह से टूट जाती है और बस एक आह निकलती है उस लड़की के मुंह से। उसे गिरता देख उसकी मां भा चौंकते हुए चिल्ला उठती है, निया। लेकिन तभी अचानक ही एक लड़का बहुत तेजी के साथ दूसरी ओर से रस्सियों पर झूलते हुए आता है और उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए झूलते हुए तेजी से रेलिंग को पकड़ लेता है और वो दोनों रेलिंग पर लटक जाते हैं। ये सब इतना जल्दी था कि वहां खड़े लोगों को समझ ही नहीं आया कि अभी अभी वहां हुआ क्या। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ओम ही था। इस तरफ ओम अपने एक हाथ से उस लड़की को पकड़े तो दूसरे हाथ से रेलिंग को पकड़े हुए लटका था। वहां खड़े लोगों में से कुछ लोग तुरंत ही रेलिंग के पास आते हैं और ओम और उस लड़की को फ्लो पर खींचकर ले आते हैं। ओम को इस तरह का साहस करते देख और उस लड़की की जान बचाते देख सीमा और अंशिका दोनों ही बिल्कुल हैरान हो गई थी। उन्हें अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। असल में ओम के आंतरिक बदलाव के कारण उसे बहुत पहले उस लड़की की चीख सुनाई दी थी और उस लड़की की चीख सुन ओम वहां दौड़ा चल गया। उसने पहले ही रस्सी की हालत को देख लिया और जैसे ही रस्सी टूटी वो भी कूद गया उस लड़की को बचाने के लिए। इस तरफ लड़की की मां अपनी बेटी को ठीक देख दौड़ते हुए अपनी बेटी को गले लगा के रोते हुए चूमियां भरने लगती है। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि निया बेटा तुम ठीक हो। फिर वो औरत ओम की ओर देखती है और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि मेरी बेटी को बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली। तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं कम है बेटा। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। उस वक्त ओम लंबी सांसें ले रहा था, फिर उस औरत के हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, अरे रे आंटी ये आप क्या कर रही है। कोई बात नहीं आंटी, मैं बस अपना फर्ज ही तो निभा रहा था। फिर कुछ पल ऐसी ही बातें होने के बाद कुछ ही देर में भीड़ खाली हो जाती है। वहां अब सिर्फ अंशिका और सीमा ही खड़ी थी। ओम उन दोनों के पास जाता है। ओम को देख उन दोनों की हैरानी बढ़ी ही जा रही थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से ओम को अपनी तरफ आता देखती रहती है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको, प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। टेक केयर ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओम द अननोन मैन की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।